Keeping soil means keeping soil in bank locker? No. Then where is all the soil of the garden? Do you even know the value of 1 teaspoon of soil? एक टीस्पून सॉइल का कीमत तुम क्या जानो शंकरन बाबू? I shifted the garden to a bigger place. Bigger garden means more absorption of carbon. Bigger garden means we get more oxygen to breathe. And of course I know the value of soil. I am an earth buddy. 1 teaspoon of soil contains more living organisms than there are people in the world. But do you know 80% of the insect biomass is already lost and last 30-35 years. If insects and microbes are dead, then soil is dead. And if soil is dead, then we are also dead. Who will tell them the golden words, huh? Save me from this frustrated woman. What? Save soil. Let's make it happen. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। और बहुत टाइम के बाद आज हमारे साथ एक डियर गेस्ट है। आज हमारे साथ नेहा अक्का है। नमस्कार अक्का। नमस्कार अन्ना। तो नेहा का एक ईशा वॉलंटियर है, एक मेडिटेटर है और एक कंटेंट क्रिएटर है, और उसके ऊपर हमारा डियर शंकरन पिल्लई है। तो नेहा का इतना अच्छे कंटेंट शंकरन पिल्लई के बारे में और ईशा के बारे में डालते हैं, और तो मैंने सोचा आज हम नेहा का दिस इज बिट हार्ड नेहा अक्का को हमारे पॉडकास्ट में बुलाएंगे ताकि हम उनको और अच्छी तरह से जाने जी। तो आपकी परमिशन से क्या हम शुरू कर सकते हैं अक्का? जी बिल्कुल। वैसा करना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपने जीवन के बारे में और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में शेयर कर सकूं लोगों के साथ में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सभी व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्का, पहले शुरू करने से पहले कितने साल से हुए आप शंकरन पिल्लई बनकर, और कैसे मिला आपको ये आइडिया कि मुझे शंकरन पिल्लई बनना है? मैं 2 साल से शंकरन पिल्लई प्ले कर रही हूँ, और ये आइडिया मुझे आया था इनर इंजीनियरिंग करने के बाद शांभवी में जिस दिन मैं इनिशिएट हुई थी, उसके 4 दिन बाद मुझे ये आइडिया आया कि मुझे शंकरन पिल्लई प्ले करना है। तब तक मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ता है। तो हर चीज करने से पहले बहुत सोचना, समझना और फिर कोई स्टेप लेना, मैं वैसी थी। लेकिन शंकरन पिल्लई का आइडिया अचानक मेरे दिमाग में आया, और नेक्स्ट डे वो आइडिया आश्रम में स्वामी तक पहुंच गया था। मुझे भी नहीं मालूम ये कैसे हुआ, पता नहीं। योगिक नेट सदगुरु का ग्रेस है। ये आइडिया वहां तक पहुंचा, उनको पसंद आया। फिर उन्होंने बोला आप एक डेमो वीडियो बनाओ, अगर पसंद आया तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने पहला एक डेमो इंटरव्यू बनाया था इनर इंजीनियरिंग को लेके, वो फर्स्ट शंकरन पिल्लई वीडियो था। उसके बाद अच्छा लगा, उसके बाद से जर्नी कंटिन्यू है। हालांकि अभी शंकरन पिल्लई के वीडियो थोड़े कम हो गए हैं, पर मैं कोशिश करूंगी उसको कंटिन्यू करने का। मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि में आपने जो शंकरन पिल्लई वीडियो बनाया था वो बहुत वायरल हो गया था, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था। हाँ, उसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो पहला ऐसा वीडियो था जिसमें हमने एज अ टीम काम किया था। यहाँ हैदराबाद में, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो हमने टीम वर्क किया है उस वीडियो के लिए। तो उसमें मेरा अकेले का बहुत थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन है, मेरी टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कौन कौन लोग हैं अगर आप बताना चाहते हो कि उनका नाम? उसमें हाँ, हमारा एक सिनेमा ग्रुप है हैदराबाद में, हमने एक बनाया है जिसमें उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उस सिनेमा ग्रुप का पार्ट बनने का। तो उसमें अरुण अन्ना है, जो आपने देखा होगा हमारा एक इंस्टाग्राम पे TRP करके जो कंटेंट आता है, उसमें जो मेरे साथ में बैठते हैं वो अरुण अन्ना है। एक दिनेश अन्ना है जो कि मेरे डायरेक्टर हैं, राहुल अन्ना है, साईनाथ अन्ना है, उत्कर्ष अन्ना है, काफी सारे लोग हैं, और वो सब काफी सपोर्टिव हैं, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उन सबको इस समय महाशिवरात्रि में आश्रम में देखा था। उस समय वो सब महाशिवरात्रि में आश्रम में थे, मुझे छोड़ के सब लोग आश्रम में थे उस वक्त। तो अक्का, अब हम पॉडकास्ट में जाते हैं। तो बिफोर पॉडकास्ट में जाने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसका ऑडियो वर्जन आपको एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई में मिलेंगे। तो आप जब ड्राइविंग कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो तो आप इसे आसानी से लिसन कर सकते हो। तो अक्का, तो आपके बारे में हम दर्शक और जानना चाहते हैं। तो आपके बचपन से आप
कहाँ थे, कहाँ पले बड़े थे, कौन से स्कूल में गए, कॉलेज, तो ये सबसे अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी हॉबीज, आपकी इच्छाएं, तो वेयर एवर यू वुड लाइक टू स्टार्ट अका। जी, शुरू करते हैं मेरे बचपन से। मैं ये कहूँगी मेरी मेमोरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे काफ़ी बचपन से अपनी लाइफ याद है। तो लगभग 3-4 साल की जब मैं थी तब से मैंने अपनी लाइफ को, मैं अपनी आंखों से मैंने अपने आप को जैसे देखा है, मैं आपको वो बता सकती हूँ। जब मैं 3-4 साल की थी उस समय मेरे लिए जो लाइफ है, लाइफ को, ये जो फिजिकल रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना एज अ चाइल्ड मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसा लगता था मैं एक बबल में रहती हूँ या ये एक ड्रीम है, और मेरे लिए एक ड्रीम में और एक रियलिटी में एक्चुअली डिफरेंशिएट कर पाना कि ड्रीम एक अलग चीज़ है और रियलिटी एक अलग चीज़ है। ये एक फिजिकल रियलिटी है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं एज अ ह्यूमन, आई मीन मुझे ये सवाल बहुत बचपन से मेरे मन में ही आते थे। तो मुझे ये रियलिटी को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा कि ये एक फिजिकल रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये एक रियलिटी है और ये कुछ इमेजिनरी नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी मुझे बचपन से यही लगता था कि ये एक ये माया, मुझे पता नहीं था माया क्या होता है। एक 3-4 साल के बच्चे को कैसे पता होगा माया क्या होता है। तो मुझे यही लगता था कि ये कुछ तो है जो मुझे रियल नहीं लगता है। फिर जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, यही रियलिटी, इसी को रियलिटी बोलते हैं। तो बचपन में मुझे डांस का बहुत शौक था। मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, मैं एक इंट्रोवर्ट बच्ची थी, तो मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेरे लिए एक मीडियम था वो था डांस। मैं इतना डांस करती थी, दिन रात डांस। और मैं बहुत फिजिकली एक्टिव बच्ची थी, हालांकि मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी उतना, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम। तो ना ज्यादा फ्रेंड्स थे, ना मुझे खेलना पसंद था, लेकिन मेरे ऐसे कुछ फिक्स्ड फ्रेंड्स नहीं थे कि यही मेरे फ्रेंड्स है करके। और मैं एक्चुअली मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था लोगों के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी एज अ चाइल्ड। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ आपको बाद में पता चलेगा, एमए के बाद का सस्पेंस है। कौन सा डांस फॉर्म था? डांस फॉर्म फ्री स्टाइल था, फ्री बॉलीवुड स्टाइल। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने भरतनाट्यम सीखा, बेली डांसिंग और और डिफरेंट फॉर्म्स, या बेली डांसिंग। बेली डांसिंग। तो धीरे धीरे मुझे, क्योंकि डांस में इतना इंटरेस्ट था कि मैं डांस का हर फॉर्म सीखना चाहती थी, लेकिन जितना सीख लिया उतना आई एम हैप्पी विद दैट। तो वो मेरे लिए एक तरीका था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और यूथ में आते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि जब वो डांसिंग एक्टिविटीज उतनी नहीं होती थी, मतलब मेरा फिजिकल जो जितना भी आउटफ्लो था एनर्जी का वो बंद हो गया। एंड दैट इज द पॉइंट। मैं मतलब ये लोगों को बताना चाहती हूँ, जब तक आप फिजिकली एक्टिव रहते हो ना, आपको मेंटली कुछ उतना आपको प्रॉब्लम नहीं देता है। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है ना, वो टाइम होता है जब आप मेंटली हर्ट होना शुरू होते हो अपनी लाइफ में। तो मेरे स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम ऐसे ही था, कम दोस्तों के साथ में, कम बोलना, और मैं बहुत स्टूडियस बच्ची थी, टॉपर थी, तो मेरा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में ही निकलता था। मैं डांस के लिए बहुत पॉपुलर थी, पढ़ाई के लिए पॉपुलर थी, और मैं एक बहुत आज्ञाकारी बच्ची थी अपने पेरेंट्स की। अच्छा। जैसे क्वीन में कंगना रनौत होती है ना, हाँ। जब वो डायलॉग मारती है, मम्मी ने इन्होंने ये कहा वो कर लो, मैंने वो किया, उन्होंने कहा वो कर लो, मैंने वो किया, जिसने जो बोला मैंने वो किया। मैं वैसी लड़की थी कि अगर मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम ये करो, ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, तुम वो करो, ठीक है मैं वो कर लेती हूँ। फिर शादी के बाद भी वही कंटिन्यू रहा। तो मुझे लगा अच्छा शादी के बाद भी ऐसा ही होता है क्या, मतलब शादी के पहले भी वही करो और शादी के बाद भी वैसे ही चलता रहेगा। तो फिर मैं वो कब करूँ जो मुझे करना है। क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ में आया, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, अगर आप एक फीमेल हो, अगर आप अपने बंधन नहीं तोड़ोगे ना, तो आपको बंधन में और जकड़ जाते हो आप। एक लड़की के लिए फ्रीडम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने किया है, काफी स्ट्रगल किया। तो मैं जब कॉलेज में थी तब मेरी शादी हो गई, मैं MBA कर रही थी अपना, तब मेरी शादी हो गई। तो इनफैक्ट मैंने अपने MBA का लास्ट सेमेस्टर शादी के बाद कंप्लीट किया।
उस टाइम भी मुझे यही था कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। शादी तो होती रहेगी, शादी के यहाँ शादी की तैयारी चल रही है, वहां मैं अपनी बुक्स लेकर बैठी हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एग्जाम हो जाए। और पता है क्या हुआ, जिस दिन मेरी शादी थी, मेरे फाइनल एग्जाम्स उसी दिन से शुरू होने वाले थे। ओके। फिर मेरे पापा ने एक एप्लीकेशन दिया HOD को, उसमें शादी का कार्ड लगाया और बोला कि देखो मेरी बच्ची जो है आपके कॉलेज में पढ़ती है, वो टॉपर है, लेकिन उसकी शादी हो रही है 22 से, तो अभी शादी तो नहीं हम टाल सकते, तो आप थोड़ा कंसीडर कर लो ना। तो फिर उन्होंने फॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली उन्होंने फिर डेट शिफ्ट कर दी। तो फिर मुझे थोड़ा 2-4 दिन का टाइम पीरियड मिल गया, तो मेरी शादी हुई, मैं रिसेप्शन हुआ, मैं वापस आई और फिर मैंने अपने एग्जाम्स दिए। मैं ईयर नहीं बताऊंगी क्योंकि ईयर ठीक है। शादी करने अगर बताऊंगी तो फिर मेरे को अपनी एज भी बतानी पड़ेगी। हाँ, सही है। ईशा मेडिटेटर हो या ना हो, एज नहीं पता। तो फिर एक्चुअली शादी के बाद मैं कहूँगी लाइफ बहुत टफ हो जाती है। मतलब शादी से पहले आप घर में होते हो तो आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि खाने में आज क्या बनाना है, यू नो, चलो हम बाजार जाके ये खरीद के लाते हैं, वो खरीद के लाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं किसी को डिमीन करने के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक जनरल व्यू दे रही हूँ। हमारे समाज में क्या होता है ना, लड़कियों को शादी के पहले बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती, उन्हें तैयार नहीं किया जाता है शादी के बाद वाली लाइफ के लिए। मुझे भी किसी ने तैयार नहीं किया। मतलब मुझे नहीं समझ आता था कि शादी के बाद के लिए की लाइफ के लिए मुझे किस तरह से प्रिपेयर होना है। 0% नॉलेज थी मुझे, मैं बहुत यंग थी उस टाइम। तो अचानक से शादी के बाद कोई आपसे पूछ नहीं रहे कि आज खाने में क्या बनना है, आपको बताया जा रहा है देखो आज खाने में ये बनेगा, तो ऐसे करो, ये बनाओ, और आपको ये कपड़े पहनने हैं, आपका ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका ये स्केड्यूल होना चाहिए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो मतलब जो मैंने फ्रीडम जिस शब्द के बारे में कभी सोचा नहीं, वो धीरे धीरे मेरे दिमाग में वो मारने लगा, कुछ मारने लगा कि नहीं, फ्रीडम कहाँ है, मतलब मेरी लाइफ की फ्रीडम कहाँ है। शादी होने से मुझे एक पता नहीं क्यों बोलते शादी के बाद आप पार्टनर्स बन जाते हो, लेकिन मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी शादी के बाद मिली एक्चुअली। थैंकफुली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। वो मेडिटेटर नहीं है, ही इज नॉट एन ईशा मेडिटेटर, लेकिन वो इतने सपोर्टिव हैं कि पता नहीं शायद कोई मेडिटेटर भी इतना सपोर्टिव हो सकता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मतलब बीइंग अ नॉन मेडिटेटर वो बहुत सपोर्टिव, उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है मेरी लाइफ में। ही इज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने शुरू से लेके अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना हो या कुछ और हो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो वो एक ऐसा सपोर्ट था जिसकी वजह से मुझे फ्रीडम धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई। एंड अभी मैं कहूँगी जब घर में पहली बार कोई लड़की आती है एज अ डॉटर इन लॉ, घर वालों को, मतलब आपके इन लॉज को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो मैं किसी को यहाँ कुछ नहीं करूंगी, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, अच्छे हो गए हैं थैंकफुली। तो अभी वो भी काफी सपोर्टिव हैं। लेकिन एक फेज था जब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, अराउंड 7 years मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपने फ्रीडम के लिए। उन्हें भी धीरे धीरे फिर समझ आया कि नहीं, हम जो कर रहे हैं क्या होता है ना, जब कोई दूसरी लड़की आपके घर आती है आपको उतना समझ नहीं आता, लेकिन जब आपकी लड़की दूसरे के घर जाती है तो आपको बहुत कुछ समझ आता है कि नहीं, एक कहते हैं एक मुझे याद है कि हमारे घर एक गेस्ट आए थे, वो काफी फैमिली फ्रेंड सॉर्ट ऑफ हैं मेरे इन लॉज के। तो उन्होंने उनको बोला एक बार कि आप किसी दूसरे आंगन से एक पौधा उखाड़ के लाओ, अपने आंगन में लगाओगे और उसे पानी नहीं दोगे, उसे हवा नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो नहीं बढ़ेगा। आई थिंक यही मैं लोगों को भी कहना चाहूंगी, अगर आप दूसरे घर से एक पौधा लेकर आते हो या एक बेटी लेकर आते हो तो उसे भी वैसे ही रखो जैसे आप अपनी बेटी को देखना चाहते हो उसके ससुराल में। तो वो फेज ऐसा था मेरी शादी के बाद का टाइम। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, मैं बहुत स्टक फील करती थी, क्योंकि शादी के बाद जब मेरा MBA खत्म हुआ, मैंने PhD एंट्रेंस एग्जाम दिया। ऑल इंडिया लेवल PhD एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि वही सब बोलते थे आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो, तो मैंने सोचा ठीक है आगे पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम मैं शादी के बाद बैंगलोर गई, बैंगलोर में रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ में। तो क्या हुआ, मैंने PhD एंट्रेंस एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया। अब मेरे घर वाले तो बहुत खुश
इसकी तो लाइफ सेट है, ये तो बढ़िया डॉक्टरेट करेगी, इसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर नेहा, ये वो। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, और वो क्यों हुआ, क्योंकि 2011 में हम गए थे चामुंडी हिल्स। उस समय मुझे सदगुरु के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। हम वहाँ पे टेम्पल है, चामुंडेश्वरी टेम्पल, तो हमने सोचा चलो शादी के बाद थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। तो हम मैसूर घूमे, मैंगलोर, तो ऐसे करके हम चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल गए। तो वहाँ किसी ने मुझे बताया, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, टेम्पल जा रही थी, तो हम लोग बाग सब दे वर गोइंग डाउन, ऐसे ऐसे कर रहे थे, कुछ लोग नीचे झुक के कुछ कर रहे थे। तो हमने पूछा क्या है यहाँ पे, तो किसी ने बोला यहाँ पे गुरु इनलाइटेंड हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उन्होंने मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देख के हंसे, हमने क्या है ये सब क्या है, ऐसे हम लोगों का लिटरली हमारा ये एक्सप्रेशन था। ये अभी भी होता है, ये लोग अभी भी इन चक्करों में पड़ते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए, टेम्पल गए, वापस आए। उसके बाद क्या वो सदगुरु स्पॉट था? क्या वो हाँ, आई थिंक मुझे उतना याद नहीं है, बट आई थिंक सदगुरु स्पॉट था वो, क्योंकि मैंने उस समय ध्यान ही नहीं दिया उतना। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि सदगुरु का ग्रेस तब से मेरे साथ है, मैंने ही उसको ध्यान नहीं दिया, उसको जाने दिया ऐसे करके। तो वापस आए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस स्पॉट पे जाने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने घर वालों को बोला मुझे पीएचडी नहीं करनी। हाँ, बस वैसे ही आपने बोला। हाँ, हम लोग बैंगलोर से तब फिर पुणे शिफ्ट हो गए थे तब तक। हाँ। तो पुणे शिफ्ट हुए, मेरा रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश थी। मैंने सबको बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम में मेरा एग्जाम क्रैक कर लिया मैंने, मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्लियर हो गया है, अब मैं पीएचडी कर सकती हूँ, मैं लेक्चरशिप भी कर सकती हूँ। तो पर पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा नहीं यार, मैं मुझे ये करना है यार, नहीं यार, मैं आगे बढ़ के होगा क्या, मतलब मेरा फ्यूचर क्या है, बस पढ़ती रहो, उसके पढ़ाऊं, नहीं यार ऐसा नहीं करना है मुझे। तो मैंने बोल दिया घर वालों को मैं नहीं कर रही पीएचडी। और मेरे घर वालों का रिएक्शन जो था, पागल हो गई हो तुम, पीएचडी छोड़ रही हो, लोगों को कितने साल लगते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में, और तुम वो पीएचडी छोड़ रही हो। उनका हाँ मैं छोड़ रही हूँ। और मैंने उस दिन साफ बोल दिया था अपने फैमिली वालों को कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन अब खुद लूंगी, चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे। मुझे नहीं पता था कि चामुंडी हिल्स जाने के बाद मुझे में इतना करेज आ जाएगा कि मैं अपनी फ्रीडम के लिए पहला स्टेप लूंगी। तो मैंने छोड़ दिया, वो ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। तो मैंने फिर सोचा मैं करूँ क्या, पीएचडी तो मैं नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे क्या होता था, आप फ्लैशबैक में जाते हैं, अराउंड माई टीनेज ईयर्स, जब मैं 17-18 ईयर्स की थी, तब तक मैं एक बहुत बोल्ड लड़की थी। मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन मैं निडर थी, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। तो मेरे घर में क्या था, जैसे अगर हमारे जो रूफटॉप होता था उसका लॉक वगैरह करना, रात को सब जगह हम पूरे घर को लॉक वगैरह करते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे भेजती थी कि जाओ तुम लॉक करके आओ। और मैं बड़ी आराम से छत पे जाती थी, आधी रात को घूमती थी, ठंडी हवा खाती थी, फिर लॉक करके आ जाती थी। मैं इतनी निडर थी। बट वो टीनेज ईयर्स में पता नहीं किसी ने मुझे कुछ दिया पहनने को, सिंदूर विंदूर समथिंग पता नहीं कैसे, तो भी वो मुझ तक आया। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने लगी, बहुत ही डरावनी चीजें, ऐसी चीजें दिखना और ऐसी चीजें सुनाई देना जिनको मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुझे नहीं पता लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना, नहीं तो आपके दिमाग का फितूर होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, सम मेंटल कंडीशन और समथिंग। बट मैं एक प्रॉपरली सेन लड़की उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी। तो मेरे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। मतलब मेरे पेरेंट्स इन सब चीजों को नहीं समझते थे, वो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थे जहाँ उनको समझ में आए। क्या बता सकते हैं कि क्या इंसिडेंट्स हुए? कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, मुझे कुछ ऐसे फिगर्स दिखने लगे और मुझे कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो होती नहीं थी एक्चुअली। सपोज मैं एक रूम में बैठी हूँ अकेली, तो मुझे कुछ ऐसी आवाजें, मुझे एक लेडी की हंसने की आवाज आ रही है और मुझे लग रहा है वो कहीं बैठी हुई ऐसी रूम में, लेकिन मुझे दिख नहीं रही है। तो मैं एकदम पागल हो जाती थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर जब मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी, मम्मी को बताती थी कि मुझे ऐसी आवाज आ रही है कि इस रूम में कोई लेडी बैठी है और वो हंस रही है, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रही है। मैं रात को सोती थी तो मैं इतना डर जाती थी कि मुझे इतने डरावने सपने आते थे कि मैं मुझे
कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते थे कि मेरी पूरी बॉडी में ऐसा लगता था मुझे 100 वोल्ट्स का करंट दे रहा है और मेरी पूरी बॉडी बर्न हो रही है एंड आई एम शिवरिंग। और एग्जैक्टली 2:30 आई यूज्ड टू गेट अप AM। तो ये मेरे साथ एक डेली फिनोमेना हो गया था। तो मेरे लिए 2 से 3 का समय रात का इतना मुश्किल हो जाता था, मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती थी और ऐसी ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ उस टाइम कि मैं इतनी डर जाती थी। मैंने अपनी मम्मी के साथ सोना शुरू किया। मैं एक टीनेज लड़की जो कि एक इतनी निडर थी, उसकी ये नौबत आ गई कि वो अपनी मम्मी के साथ सो रही है। फिर क्या आपने कोई फिगर्स ऐसे कुछ देखा? कुछ फिगर्स देखा कभी? फिगर्स भी देखे और एक्चुअली क्या हुआ, सपोज मैं फिर मेरे पापा ने सोचा चलो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसको कुछ एलिमेंट है क्या, कुछ मतलब मुझे क्या होता था बॉडी में पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे फीवर है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर कुछ डायग्नोस नहीं कर पाता था, बोलता है कुछ नहीं है, ही इज परफेक्ट, शी इज परफेक्टली फाइन। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसा डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई थी और मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी, ठीक है। अब वो लेडी बैठी हुई है और वो मुझे घूरे जा रही है, मैं उसको नहीं देख रही हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे घूर रही है। तो और मुझे पता है उसका अटायर क्या था, वो बहुत कुछ सजी धजी बैठी हुई थी, कंप्लीटली रेड ड्रेस था उसका और वो काफी फुली वेल ग्रूम्ड और होके बैठी हुई थी। तो मैंने उसकी तरफ थोड़ा देखा लेकिन फिर मैं नीचे देखने लगी, लेकिन वो मुझे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रही है। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो थोड़ी बार बाहर चली गई। फिर जब वो लेडी वापस अंदर आई तो मैंने देखा वो सेम लेडी, उसका अटायर एकदम चेंज हो गया है और वो एकदम सिंपल दिख रही है। तो ऐसी चीजें मेरे साथ होने लगी। मुझे इतना अजीब लगता था ये क्या हो रहा है, एक ही इंसान मुझे 2 अलग अलग तरीके से क्यों दिख रहा है। या ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ कि इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है, वो कुछ और दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं देख रही हूँ तो फिर वो कुछ और दिख रहा है। फिर सपने इतने डरावने आने लगे थे कि मैंने सोना ही बंद कर दिया। मतलब 2 से 3 तो मैं सोती नहीं थी। क्या सपने आते थे आपको? कैसे सपने में? सारे वियर्ड फिगर्स, यही भूत और इस टाइप के सपने आ रहे हैं और लोग मुझे फिजिकली वो टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे वो फील हो रहा है। और अति तब हो गई जब मुझे सपने में ये दिखने लगा कि आई एम नियरिंग माई डेथ। वो ड्रीम था जिसमें मैंने पूरा, मतलब मुझे होप खत्म हो गया कि मैं अब इसके बाद जी पाऊंगी। मतलब मैं इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड हो चुकी थी इन एक्सपीरियंसेस से कि मुझे लगा अब इसके बाद मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं किसी को समझा नहीं सकती हूँ और मेरे पास इसका सोल्यूशन है नहीं। फिर पता नहीं कहाँ से मुझे एक दिन ऐसा सपना आया। उसके पहले तक मैंने कोई पूजा पाठ या कुछ, मतलब मैं एक स्पिरिचुअल इंसान तो थी लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मुझे भगवान में फेथ था लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। एक दिन मुझे सपना आया, मैं सपने में मैंने पूरी हनुमान चालीसा बोली और मैं सो के उठी और मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे को तो हनुमान चालीसा आती नहीं। फिर मैंने कैसे बोली सपने में, तो वो मुझे समझ आया ये एक हिंट है मेरे लिए, कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी, उससे बहुत हेल्प मिली, काफी हद तक मेरा डर कम हो गया। फिर धीरे धीरे मेरा इस टीनेज टाइम में मेरा एक इंट्यूटिव डोर ओपन हुआ मेरी लाइफ में। वो इंट्यूटिव डोर था मेरे ड्रीम्स। अब मुझे मेरे ड्रीम्स बताने लगे कि मुझे अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है और ऐसी कौन सी चीजें मैं करूं जिनसे मुझे इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी, मैंने देवी की भक्ति शुरू करी। तो मैं दुर्गा सप्तशती करती थी और उनकी एक बुक आती है जिसमें दुर्गा सप्तशती होता है और दुर्गा कवच होता है और 2-3 चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको सुबह नहा के फिर पढ़ना पड़ता है, फिर शाम को फिर नहाओ फिर पढ़ो। मुझे नहीं पता कैसे मुझे पता चला इस बारे में, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वो पढ़ना शुरू किया। उसके बाद तो ये ड्रीम्स आना फिर शुरू हो गए। मुझे बहुत बार ऐसा दिखता था कि मैं बेड पे सो रही हूँ और एक शेर आया है और वो मेरे बेड के पास में आके बैठ गया एज इफ ही इज प्रोटेक्टिंग मी। और बहुत सारे मंत्र जो हम पढ़ते हैं ना, तो उनका कुछ डिस्क्रिप्शन होता था, तो मुझे ड्रीम्स में विजुअलाइजेशन दिखता था उस मंत्र का। सपोज एक मंत्र जो मुझे करना है, अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये मंत्र करना है, तो उस मंत्र का पूरा विजुअलाइजेशन मुझे मेरे सपने में दिखता था कि इस ड्रीम में ऐसा हो रहा है। हनुमान जी का मंत्र सपोज, तो हनुमान जी आ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मुझे एक बंदा आके बोलता है, मेरा एक फ्रेंड, तो ये मंत्र कर। तो वो मेरे लिए हिंट हो गया कि अच्छा हाँ ये तो मैंने देखा था। अब क्या हुआ, ये जो ड्रीम्स थे
ये जिस तरीके की मुझे हिंट मिलती थी, इसके अलावा मुझे मेरे लाइफ से रिलेटेड हिंट भी मिलने लगी कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। तो जो पहला ऐसा ड्रीम आया जिसमें मुझे ये पता चलेगा मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वो ये था कि मुझे ड्रीम में दिखा कि मेरी शादी किस बंदे से होने वाली है। अच्छा, मैं उससे कहाँ मिलूंगी, मेरा उससे क्या कॉन्वर्सेशन होगा। बस शक्ल उसकी ब्लर थी। हाँ। मुझे पता था कि उसको स्पेक्स हैं, वो ये पहन के आएगा, मैं इस रिलेटिव के घर उससे मिलने वाली हूँ, हमारा ये कॉन्वर्सेशन होगा। फिर शादी कब होगी वो मुझे पता चल गया, मेरी एंगेजमेंट कब होगी मुझे वो पता चल गया। बट ये मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं जब चाहे तब नहीं ऐसा होगा, जब मेरा एंटीना ओपन हो जाएगा तब कोई सिग्नल गलती से आ जाता है तो आएगा तो मुझे पता चलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, ऐसा टाइम होता है जब हम जब हम वेकफुलनेस से स्लीप में जाते हैं तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, या जब हम स्लीप से वेकफुलनेस में आते हैं तब एक ट्रांजिशन होता है। तो ये जो ट्रांजिशंस थे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि उन ट्रांजिशन में, अगर मैं उस ट्रांजिशन में हूँ जब मैं वेकफुलनेस से स्लीप में जा रही हूँ या मैं स्लीप से वेकफुलनेस की तरफ जा रही हूँ और कोई और मेरे आसपास उसी ट्रांजिशन फेज में है, मुझे उनकी बॉडी, उनकी जो आप कह लो एस्ट्रल बॉडी, उनकी बॉडी से बाहर दिखती थी। ऐसा काफी बार हुआ। तो पहली बार तो मुझे लगा मैंने कोई भूत देख लिया, तो मैं डर गई और मैं रोने लगी, ये क्या हो रहा है, मैं भूत देख लिया, मैंने भूत देख लिया। बट फिर जब ये काफी बार हुआ तब मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे लोगों की एस्ट्रल बॉडीज दिख रही हैं और वो बॉडी कंप्लीटली ब्लैक होती थी, उसका कुछ नहीं, जस्ट लाइक अ शैडो। जैसे आपका शैडो पड़ता है किसी दीवार पे तो वो कैसा ब्लैक होता है, तो जैसे एक वॉइड होता है किसी का, जिस सिर्फ शैडो हो, वो एक 3D फिगर है, वैसा मुझे दिखने लगा। तो किसका था मुझे पता चल जाता था। और पता है क्या होता था इंटरेस्टिंग चीज, सपोज मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं सो रही हूँ, अभी मुझे उनकी एस्ट्रल बॉडी दिख रही है, तो वो पूरे ब्लैक दिखेंगे लेकिन उनकी आईज जो है वो शाइन करेंगी। और वो आईज मतलब वो मुझे देख रही हैं, मतलब उस एस्ट्रल बॉडी को मालूम है कि मैं उसे देख सकती हूँ। अच्छा, तो ये सारी एस्ट्रल बॉडीज मेरे पास आती थी। डर नहीं लगता था आपको या क्या? बहुत भयंकर, इतना डर लगता था कि मैंने अपनी आंखें कवर करके सोना शुरू कर दिया। इतना डर जाती थी मैं, मुझे कुछ नहीं देखना, ये सब मुझे कुछ नहीं देखना, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सोऊंगी। तो मुझे नींद नहीं आती थी अगर मैं अपनी आईज कवर नहीं करूँ तो। मेरे साथ ये सिचुएशन थी। और फिर मुझे लगा कि यार अब नाउ बैक टू पुणे, मैंने PhD छोड़ दी, ये सब चीजें हो गई, तो मुझे लगा मेरे पास ये पावर है अगर छोटी सी, तो क्यों ना मैं इसको अवेल करूं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे ये प्रेडिक्शंस दिख रहे हैं अपने बारे में और मुझे अपने आसपास के लोगों के बारे में भी दिखने लगे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी करके देखते हैं। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, फिर मैं कंसल्टेशन करने लगी, फिर मैंने वास्तु किया, वो कंसल्टेशन करने लगी, फिर मैंने ग्राफोलॉजी सीखी। ग्राफोलॉजी मीन्स इट्स एन आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग, गिविंग प्रेडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ योर हैंड राइटिंग। ठीक है, जो मैं अभी भी करती हूँ। अच्छा, तो ये सब चीजें करके मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब कहते हैं ना कि आप कुछ किक नहीं मिली मुझे इन चीजों में। हालांकि सेटिस्फेक्शन मिला कि ये वो डिसीजन है जो मैंने अपनी लाइफ में खुद लिए हैं, ये मैं खुद डिसाइड किया है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। पहले मैं एक्सप्लोर तो करूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। तो ये सब चीजें करने के बाद, एस्ट्रोलॉजी करने के बाद, वास्तु करने के बाद, जॉब्स करने के बाद मुझे पता चला कि ये वो चीजें जो अब मुझे नहीं करनी है। तो धीरे धीरे करके मेरे ऑप्शंस क्रॉस आउट होने लगे, नहीं मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना। लेकिन वो फेज फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिप्रेसिव होने लग गई मैं, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मेरे आसपास के लोग भी सपोर्टिव नहीं है और मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं कैसे बताऊं किसको। तो मेरे लिए ना पता है दिन गिनना इतना मुश्किल हो जाता था। जैसे आज संडे है तो मैं सोचती थी अब मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, मेरी लाइफ निकल रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और उस समय मेरे अंदर एक लॉन्गिंग जनरेट हुई, कुछ लॉन्गिंग थी, मुझे नहीं समझ आता था क्या लॉन्गिंग है, लेकिन वो लॉन्गिंग थी। तो उस समय पुणे में जब हम थे, मुझे सदगुरु के वीडियोस मैंने देखना शुरू करे, तो कुछ धीरे धीरे ऐसा लगा यार ये बोलते तो सही है यार। एक वीडियो देखा, फिर लगा नहीं एक और देखते हैं, फिर एक और देखते हैं, ऐसे करके फिर मैंने उनके वीडियोस देखने शुरू करे। लेकिन
वीडियोस देखती थी, वो मेरे लिए एक, वही कहते हैं, सदगुरु भी बोलते हैं ना, इट्स जस्ट एन स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो या मुझे बोलता हुआ देख रहे हो, तो वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो गया, मेरे लिए एक ना स्केप हो गया अपनी लाइफ से। फिर हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए। लाइफ वही चल रही थी, एकदम कीचड़ हो गई थी मेरी लाइफ और मैं उस दलदल में फंसती जा रही थी। यू नो, ये वही फेज था जब मेरी डांसिंग एकदम बंद हो गई थी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। तब फिर मेरा मेंटल प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ, तो मैं इतनी डिप्रेसिव हो गई, मतलब मेरे जीवन का सबसे डिप्रेसिव फेज था वो, जो शुरू हुआ था टीनेज टाइम से। जब ये सब इंसिडेंट्स होने लगे, उसके बाद मेरी लाइफ एकदम डायरेक्शनलेस हो गई। मुझे नहीं समझ आ रहा अब मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस फेज में मैं इतना डिप्रेसिव हो गई कि मुझे बहुत बार सुसाइडल थॉट्स आते थे। मतलब मैं एकदम ऐसी चहकती सी लड़की, एकदम अपने माँ बाप की एक फ्लावर चाइल्ड, और अब मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे लगता है मुझे कोई समझ नहीं रहा है और ना ही मैं किसी को समझा पा रही हूँ। व्हाट इज दिस लाइफ वर्थ ऑफ? क्या करूं मैं अब इस लाइफ का? मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए थी जो कि मीनिंगफुल लगे। भले मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन लाइफ मीनिंगफुल तो लगनी चाहिए। लेकिन मुझे मेरी लाइफ मीनिंगफुल ही नहीं लग रही है। एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, एक एक घंटा काटना मुश्किल हो रहा है। और मुझे लगता है हर सीकर के लाइफ में यही होता है, अनटिल अनलेस वो उस थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचता ना, तब तक गुरु एंट्री नहीं मारता आपकी लाइफ में। तो फिर हम मुंबई शिफ्ट हुए, तो हमने सोचा अब चलो, शादी को काफी टाइम हो गया है। मैंने अपने घर वालों को बोल रखा है, देखो तुमने शादी जल्दी करा दी, अब ये मत बोलना कि तुम फैमिली आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये डिसीजन भी अब मैं ही खुद लेने वाली हूँ। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग मिलके लेंगे फैमिली के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए भी बहुत पोकिंग होती थी। और अन्ना, पता है मेरे लिए ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरी वीकनेस है जो मैं यूट्यूब पे सबको बता रही हूँ। मुझे ना ताने सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुझे ताना मार देना, मेरा दिमाग सड़ जाता है बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी किसी भी चीज पे कोई कमेंट नहीं करती, उसको नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं करती। ये क्या था, जैसे वो कोमोलिका टाइप जो एक्टिविटी करती है ना महिलाएं, मुझे उन एक्टिविटी से बहुत डर लगता था। हालांकि अब वो कम हो गया है, काफी कम हो गया, लेकिन वो मेरी एक वीकनेस है। मेरे लिए उस चीज को फेस करना थोड़ा मुश्किल है इवन नाउ। तो हम मुंबई गए, फिर हमने सोचा चलो अब हम फैमिली प्लान करते हैं। तो फिर आई गॉट प्रेग्नेंट इन मुंबई। फिर मेरी बेटी हुई। इस टाइम तक मैं सिर्फ सदगुरु के वीडियोज ही देखती थी। मुंबई के बाद हम वापस पुणे आए। पुणे के बाद हम गए त्रिवेंद्रम। और या तो जब भी मैं आपके बारे में सोचती तो मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा, अगर मैं त्रिवेंद्रम में होती, तो अगर मुझे पता होता वैश्य वन्ना के बारे में, तो फिर बात ही क्या थी। फिर त्रिवेंद्रम मेरे लिए एक बहुत अलग अपॉर्चुनिटी लेके आया मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके, क्योंकि केरला इतना ग्रीन है। तो हम मेरी बालकनी से, मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा कि आप अगर अपने फ्लैट में हो, अच्छी खासी वेल डेवलप्ड सोसाइटी में आप बैठे हुए अपनी बालकनी में, तो भी आपके सामने इतनी ग्रीनरी है कि आपको लगेगा कि आप किसी जंगल में बैठे हुए हो। और ये प्रिविलेज है, ये एक प्रिविलेज है, इतनी ग्रीनरी के बीच रह पाना। जो लोग केरला में रहते हैं ना, उनके लिए प्रिविलेज है। एंड मैंने त्रिवेंद्रम में रह के ये बात मुझे समझ आ गई। तो क्या होता था, मेरी उस टाइम बेटी मेरी हो गई थी, मैं नई नई माँ बनी थी। वो एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन अलग होता है। आप बहुत सारी, आपकी बॉडी में फिजिकल मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आप पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो थोड़े से, आप ना सो पा रहे हो टाइम पे, ना खा पा रहे हो, आपके साथ ये सब हो रहा है। आपका सारा कुछ, एक छोटा सा जो जीव आपके साथ में रह रहा है, वो सब डिसाइड कर रहा है कि आप कब खाओगे, कब सोओगे, कब क्या करोगे। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काफी लोग थे जो कि ईशा मेडिटेटर्स थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन घर आके बताया, तू सदगुरु को फॉलो करती है ना, मेरे ऑफिस में काफी लोग हैं जो सदगुरु को फॉलो करते हैं। उनमें से एक है जो कि शांभवी महामुद्रा करते हैं, उनमें से ये है जो ईशा क्रिया करते हैं, वो हैं। तो मुझे लगा, यार सदगुरु मुझे क्यों नहीं कॉलिंग देते हैं? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये जो इंट्यूटिव डोर मेरा ओपन हुआ है, कभी ना कभी इसमें सदगुरु आके नॉक करेंगे, किसी दिन तो करेंगे। पर मैं उस टाइम तक प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात आके जिस दिन बताई, उस दिन मैं ओपन हो गई इस चीज के लिए कि नहीं, मैं अब सदगुरु को अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली वेलकम करने के लिए एक तरीके से एक लेवल पे तैयार हो गई।
तो मैं काफी समय बालकनी में बिताने लगी। बालकनी में बैठ जाती थी और बाहर इतने सारे पेड़ होते थे और वो जब ऐसे झूलते थे हवा में तो मैं भी उनके साथ झूलती थी। कुछ तो हुआ उस एक्सपीरियंस से। और क्योंकि वो वीडियोस में बताते थे कि अगर आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, अगर आप ऐसे बैठना शुरू करो तो काफी बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और मैं कहूंगी कि हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप मेडिटेशन, अगर आप बिगिनर भी नहीं हो, तो आप यहाँ से शुरू करो कि आप पहले स्ट्रेट बैठना सीखो। मैंने स्ट्रेट बैठना सीखा जब मैं माँ बन गई। अब मैं उस फेज में हूँ जहाँ मैं एक छोटे बच्चे को सिखाऊंगी कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं। उस समय मैं अपने आप को भी सिखा रही थी कि बेटा सीधे बैठना सीखो पहले। तो मैंने सीधे बैठना सीखा, स्ट्रेट बैठना सीखा विद स्पाइन इरेक्ट। तो बहुत पेनफुल था शुरू में, तो बहुत पेनफुल हुआ, मतलब बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा। और अब मेरे साथ ऐसा है कि मुझे स्लाउच करने में प्रॉब्लम होती है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं स्ट्रेट ही बैठती हूँ। मेरे से मतलब कोई मुझे बोलेगा भी कि आप ऐसे बैठो ना, तो मैं मेरे से नहीं बैठते बनेगा। तो एक दिन सदगुरु आए फाइनली सपने में। और उन्होंने अपना थंब मेरे यहाँ रखा एंड आई न्यू कि ये वो पॉइंट है जहाँ से मुझे कुछ अब कोई साधना या कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक बच्ची है छोटी, क्या करूं? तो मैंने कहा मैं ईशा क्रिया शुरू कर दी। तो त्रिवेंद्र में जब हम थे, इट्स अराउंड 2018 to 19 का फेज था ये। तब मुझे मतलब तब तक मैं एकदम डायरेक्शन लेस थी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तब जब उन्होंने मुझे सपने में आके ये कॉलिंग दी कि बेटा अब तुम शुरू कर दो, ये जो मेरे लिए एक सिग्नल था कि अब तुम्हें शुरू करना है, तो मैंने ईशा क्रिया करना शुरू करी। वहां पे रात में कर पाती थी, दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो रात में जब मेरे हस्बैंड हैं, वो बच्ची को देख सकते हैं, तब मैं ईशा क्रिया करती थी। और अन्ना मिराक्युलसली 3 महीने ईशा क्रिया करने के बाद मेरी लाइफ सडनली चेंज हो गई। मतलब वो प्रॉब्लम्स जो मैं इतने सालों से फेस कर रही थी, लोगों का नॉन सपोर्टिव होना या डायरेक्शनलेस फील करना, अचानक से 3 मंथ्स में मुझे ऐसा लगने लगा मैं तो जन्नत में हूँ यार, ये पहले क्यों नहीं हुआ? 3 महीने में मतलब मैं इस लेवल से इस लेवल पे आ गई। जस्ट ईशा क्रिया मतलब मेरे लिए इतनी मिरेक्युलस साबित हुई कि मतलब वो जो सारी चीजें जिनसे मैं हर रोज लड़ती थी अपने अंदर ही अंदर, वो सब खत्म हो गई। हाँ ठीक है, तुम्हें ये पसंद है तुम ये करो, तुम्हें ये लाइफ ऐसी चाहिए तुम वो करो, ऐसा हो गई मेरी लाइफ अचानक। तो मैं तो बहुत खुश। अब मुझे लगा यार जब ईशा क्रिया करके 3 महीने में ये हो सकता है मेरी लाइफ में, तो आगे अगर मैं कुछ करूं, मुझे उस टाइम नहीं मालूम था कि एज अ बिगिनर अगर आप ईशा मेडिटेटर हो, बनना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे इनर इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कुछ शांभवी महामुद्रा जैसा कुछ होता है जो लोग करते हैं और रेगुलरली करते हैं। और क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में थे वैसे लोग, तो वो बताते हैं यार वो उनको गुस्सा ही नहीं आता यार, उनसे कोई कुछ भी बोले वो बस काम रहते हैं यार। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या? ओके। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी होने के बाद हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, मतलब 4-4, 5-5 महीने में हम लोगों ने जगह बदली है। तो मेरी बेटी होने के बाद राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल शी वाज 2 हम लोगों ने मुंबई से पुणे आए, पुणे से त्रिवेंद्रम आए, अब त्रिवेंद्रम से हम हैदराबाद आए। तो मैं फाइनली हैदराबाद, अभी थैंकफुली हम यहाँ काफी टाइम से टिके हुए हैं। तो जब मैं हैदराबाद आई तब एक दिन ऐसे ही 2020 की बात है, मतलब वही चल रहा था, सब लाइफ चल रही थी ऐसे ही। बट मैं खुश थी कि चलो ईशा क्रिया से मुझे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं जो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वो काफी अच्छे हैं। सब लोग काफी फेवरेबल हो गए हैं, लाइफ भी थोड़ी फेवरेबल हो गई है। बट समझ में अभी भी नहीं आया था कि करना क्या है लाइफ में, आगे करूँ क्या। मतलब ठीक है ग्राफोलॉजी कर रही हूँ, मैंने त्रिवेंद्र में भी सेमिनार्स लिए हैं ऑन ग्राफोलॉजी, वहाँ पे जाके सेमिनार्स किए हैं, मेरे होम टाउन में किए हैं। मैं बताना भूल गई, मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर एक सिटी है मध्य प्रदेश में, राइट? तो मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। तो मैं एक एमपी की बंदी हूँ, टिपिकल हिंदी स्पीकिंग, मतलब मेरी मदर टंग हिंदी है। तो हैदराबाद में आने के बाद मुझे पता चला मैंने कुछ ऐसे इनरोल किया कुछ न्यूज़लेटर वगैरह के लिए ईशा की। तो मुझे उनके मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, आपको ईमेल्स आ रहे हैं। तो जब मैं उन ईमेल्स को देखती थी और मैसेजेस को देखती थी तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता था बहुत, कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, ईशा से मुझे मेल आया है,
मुझे ईशा फाउंडेशन से व्हाट्सएप मैसेज आया या मुझे ईशा फाउंडेशन से कॉल आया है कि हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है, आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं करके। तो मैं उन मैसेजेस को बड़ा संभाल के रखती थी कि ओह ये मैसेजेस कितने अच्छे लगते देखने में। फिर फाइनली क्या हुआ, हम 2020 की बात है, हम लोग एक इंटरनेशनल टूर पे गए, मैं, मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज, हम लोग सब गए। फिर वहाँ उस टाइम तक कोरोना इंडिया में उतना अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ था, पर बाहर बहुत ज्यादा हाइप हो गया था उसका। बहुत मुश्किल से हम वापस आए, तो हमें समझ आया बाहर ये सिचुएशन है, बहुत जल्द इंडिया में भी होने वाली है। तो मैंने सोचा अब अपन सब अनपैक कर लेते हैं, अपना सामान वामान सब जमा दो, कहीं नहीं जाने वाले हम अब। कम से कम कुछ महीनों तक तो नहीं जाने वाले, क्योंकि ये कोई जो इन्फेक्शन है वो इतना वायरल होने वाला है, तो पहले से हमको प्रिपेयर रहना है और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी है। अब क्या हुआ, मैं एक दिन सो रही हूँ और मुझे सपने में सदगुरु आए और बोलते हैं यू कम नाउ। अच्छा, oh my God. And in that dream, I said, "Okay, Sadhguru," and I touched his feet. This was the dream. I got up. मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो सपना ऐसा है। उन्होंने टिकट बुक करा दी। उनको मालूम है लड़के फायदा तो है नहीं, बीवी से आप लड़ाई में जीत नहीं सकते। कोरोना आए या कुछ भी आए, अगर बीवी ने बोला है करना है तो करना है, मतलब नहीं तो फिर तुम कुएं में कूदने बराबर होगा उससे बोलना कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो और वो उनको ये मालूम है कि मुझे ये इंट्यूशंस आते हैं, तो क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है तो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं अपन। बट उस टाइम संयमा चल रहा था, ये बात है मार्च 2020 की, मार्च 2020 की बात है। हम लोग फेब में वापस आए थे टूर से और मार्च 2020 की बात है कि संयमा चल रहा है और उन्होंने मुझे बुलाया है, क्योंकि उस टाइम वही सदगुरु संयमा के टाइम पे आश्रम में ही रहेंगे, ये सब मुझे नहीं मालूम था तब। मुझे लगा इन्होंने कॉल किया, सदगुरु की कॉलिंग है यार, ये जाना तो पड़ेगा। तो मैं गई। अब वो तो फुल है, आश्रम फुल है, कॉटेजेस फुल हैं, क्योंकि संयमा चल रहा है। तो हम लोगों ने एक शहर में बहुत दूर करके होटल बुक किया, फिर हम वहाँ रुकते थे। 3 दिन के लिए हम गए थे। तो डेली हम ट्रैवल करते थे, मैं मेरी छोटी बच्ची के साथ में, मेरी बेटी तब 2 साल की थी, तो मैं उसको लेके हम लोग ट्रैवल करते थे। तो हमारा 3 घंटा ट्रैवल में जाता था, मतलब 1.5 घंटा आने का और 1.5 घंटा जाने का। तो हम पूरे दिन आश्रम में रहते थे, दर्शन करते थे और शाम को फिर हम वापस चले जाते थे। तो उस टाइम तक मेरे अंदर इतनी लॉन्गिंग आ गई थी सदगुरु को देखने की कि हे भगवान, मैं इस लाइफ में सदगुरु को देख पाऊंगी या नहीं। तो जब हम केरला में ही थे, त्रिवेंद्रम में थे, उस टाइम मैंने सदगुरु की बुक्स पढ़ना शुरू करी, सदगुरु के बारे में और जानना है मुझे। और मैं बुक्स ऐसे पढ़ने लगी बैक टू बैक, एक खत्म हुई दूसरी शुरू करी, एक खत्म की दूसरी, एक दिन में मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। इतनी ज्यादा मुझे वो मतलब इंटेंस लग रही है और मैं इतनी इन्वॉल्व हो जा रही हूँ उन बुक्स को पढ़ने में। अब मुझे सदगुरु के बारे में इतना सारा पता है कि वो लॉन्गिंग और बढ़ गई कि मुझे नहीं देखना ही है, मैं सदगुरु को एक बार अपनी लाइफ में देखना चाहती हूँ। तो फिर जब हम हैदराबाद शिफ्ट हुए, जब ये कॉलिंग आई सदगुरु से, तब मैं आश्रम गई। अब पहला दिन है, अब मैं ढूंढ रही हूँ सदगुरु कहाँ है, बुलाया तो है उन्होंने दिख तो रहे नहीं है कहीं। तो फिर पहले दिन नहीं दिखे, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 2 दिन बचे। दूसरे दिन में गई तो वहां पे एक, जब आप जहाँ नंदी का स्टैचू है वहां से आप एंटर करते हो लेफ्ट साइड से ध्यानलिंग के दर्शन और देवी के दर्शन के लिए, तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा था कि सदगुरु प्रेजेंस टाइम में बाहर आते हैं। जो ध्यानलिंग के सामने जो एरिया है ना, ग्रास एरिया, वहां पे आते हैं और दर्शन देते हैं। तो मैं वहां लोगों से पूछ रही हूँ, मैं यहाँ सदगुरु आएंगे क्या, यहाँ आएंगे क्या, मुझे देखना है उन्हें, मतलब ऐसे मैं पागलों की तरह पूछ रही हूँ लोगों से। तो फिर एक माँ आई, उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं आएंगे, आज पॉसिबल नहीं है। अब वो उनके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं बता सकते, बट उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली बता दिया कि नहीं आएंगे। मुझे लगा अच्छा आज भी नहीं आएंगे, ठीक है चलो, चली गई मैं। अब ये थर्ड डे है और हमारी फ्लाइट है 4 बजे। तो हमें मेक श्योर करना 4 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। तो 5-6 बजे की कुछ फ्लाइट है। अब हमको 2:30 तक वहां से निकलना है। तो उस टाइम क्या था, बट क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और वो बहुत शैतान थी, तो आप उसको ध्यानलिंग के दर्शन करने तो हम नहीं ले जा सकते। तो हम लोग 1 बाय 1 दर्शन करने जाते थे। पहले मेरे हस्बैंड जाते थे, फिर वो बाहर आके खड़े होते थे प्रैन के पास बच्ची के साथ में, फिर मैं जाती थी। तो अब लास्ट डे है, दोपहर हो गई है, मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ अपनी बेटी के साथ में।
जैसे पहले अभी शॉप्स जो है वो लेफ्ट साइड में है, उस टाइम हाँ। शॉप्स राइट साइड में होती थी। तो एक जो साड़ी की शॉप थी वो बंद थी उस दिन, तो हाँ। मैं उस वक्त अपनी बेटी के साथ में उस बंद शॉप के बाहर खड़ी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड दर्शन करने अंदर गए, और ये हमारे लास्ट 5 मिनट्स हैं आश्रम में। और आपको पता है कि जो लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि एक बैरिगेटिंग है जिसमें कि पार्टीशन हो रखा है लेफ्ट और राइट का, इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। जो लोग आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड से आते हैं और जो जा रहे हैं वो राइट साइड से बाहर जाते हैं। अब मैं राइट साइड में उस शॉप के बाहर खड़ी हूँ जो कि बंद है, और मैं सोच रही हूँ यार ये कैसी कॉलिंग थी सदगुरु ने मुझे बुलाया लेकिन आए नहीं यार, ये तो चोट हो गई, अब क्या करें। अब मैं खड़ी हुई हूँ वहां और मैं ऐसे इधर उधर देख रही हूँ कि चलो मेरे हस्बैंड वापस आए तो हम फिर जाएं, बोरिया बिस्तर बांध के अपना। सडनली मैं देखती हूँ एक आवाज आई कान में, डड 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 डड। और मैंने ऐसे देखा सदगुरु आ रहे हैं वहां से अपनी बाइक पे। हाँ। और जिस तरीके से वो आ रहे थे, इतना स्लो वो आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो जैसे कि वो मेरा ऑरा रीड कर रहे हैं या कुछ रीड कर रहे हैं, वो मतलब कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। ये सब मुझे बाद में समझ में आया। और वो डे 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 करके वो आश्रम के बाहर चले गए, आश्रम का जो अपना मेन गेट है वहां से बाहर चले गए। और फिर मैंने देखा 5 मिनट बाद ब्रह्मचारी उनके पीछे स्कूटी से जो रहते हैं वो एकदम से हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। तो जैसे कि वो बहुत अनप्लान्ड चीज था और सदगुरु ने शायद नहीं बताया था या पता नहीं क्या था। अब बाहर चले गए। अब मैं देख रही हूँ कि उनको लोग बो डाउन कर रहे हैं वो जब बाहर जा रहे हैं, और मैं मतलब उनको देख के इतनी खुश हो गई। मैं अपनी 2 साल की बच्ची को दिखा रही हूँ जिसको पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं, लेकिन सदगुरु 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 मैं एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ। और सदगुरु फिर आश्रम के बाहर चले गए और फिर मैंने देखा कि लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग नील डाउन कर रहे हैं, बो डाउन कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ शिट यार मैं कितनी पागल हूँ, मेरे सामने मेरे गुरु थे जिनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई और मैं उनको एक प्रणाम भी नहीं किया। ये क्या हुआ? अब मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। 2-3 मिनट बाद सदगुरु वापस आए बाहर से और फिर वो वही राइट साइड से मेरे सामने से निकले। मैंने उन्हें बो डाउन किया, उन्होंने स्माइल किया और नॉड किया और फिर वो अंदर चले गए। और जब वो अंदर जा रहे थे तब मुझे ये हिट हुआ, क्या सदगुरु मेरे लिए आए थे क्या? क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे दर्शन देंगे। ओह माय गॉड, मैंने रोना चालू कर दिया। आंसुओं की नदी बह जा रही है कि यार सब मेरे गुरु ने जो मुझे प्रॉमिस किया था उन्होंने वो पूरा किया। और मैं मतलब बता नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में अभी भी इतना फ्रेश है जैसे कि ये कल ही की बात है। वो मेरे लिए एक अलग टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मेरी लाइफ का। मैं वापस आई, मैंने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन के लिए रजिस्टर किया। इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन करके 1 साल बैठी मैं इंतजार में कि मैं कब इनिशिएट होंगी, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन इनिशिएशन नहीं होते थे। लेकिन फिर एक कॉलिंग आई। मैंने देखा कि मैं सोकर उठी हूँ और मैं अपनी बालकनी से बाहर देख रही हूँ तो मुझे रोजेस का बेड दिख रहा है और आदि योगी मुझे मेरी बालकनी से दिख रहे हैं, सेम जैसे अपने ईशा में है। और मैं कह रही हूँ अच्छा अब भगवान मेरे इतने करीब आ गए क्या? अब मुझे ये हिंट समझ में आ रही कि कुछ तो होने वाला है जो मेरे लिए एक और टर्निंग पॉइंट, मेरे लिए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिर से टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। फिर मुझे पता चला ऑनलाइन इनिशिएशन शुरू हो रहे हैं। मैंने फर्स्ट बैच के लिए रजिस्टर किया। उस समय तक मैं सुबह कभी नहीं उठती थी, बहुत लेट उठने वाली बंदी थी मैं। मेरे लिए 8-9 बजे उठना नॉर्मल होता था। और मैंने वो सुबह का बैच था 6 बजे का और मैंने उसके लिए रजिस्टर कर दिया, मैं तो करूंगी। और वो 10 जनवरी 2021 पहला इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन बैच, मैंने उसके लिए रजिस्टर किया। फिर मैं शांभवी में इनिशिएट हुई। 10 जनवरी वॉज द डे 2021 मैं शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट हुई। और वो इनिशिएशन बाप रे बॉम्ब मेरी लाइफ उलट पलट हो गई। मतलब पहले ही दिन मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि कुछ बहुत बड़ा मेरे अंदर अनलॉक हो गया है, कुछ अनलॉकिंग हुई है अलग टाइप की, और बहुत ही शांत काम फील हो रहा था। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने इस इनिशिएशन को इतना सीरियसली लिया है, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, मैं अपनी साधना हर दिन करती हूँ, हर दिन, एवरी डे। आज तक मैंने अपनी साधना कभी स्किप नहीं करी, कभी भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल डे।
मैंने उस इनिशिएशन को इतना सीरियसली लिया। और फिर क्या हुआ, अब ये इनिशिएशन हो गया है 10th जनवरी में इनिशिएट हुई, 11 जनवरी से मैंने अपनी प्रैक्टिसेस चालू कर दी 2021। तो अब 2 साल हो चुके हैं, मैं 2 साल से कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। अब तीसरे चौथे दिन मुझे ये अचानक से ये आइडिया आया, मुझे शंकरन पिल्ले करना है यार, अभी तक तो किसी ने किया ही नहीं है, कोई ऑन स्क्रीन शंकरन पिल्ले बन के क्यों नहीं आता। मैंने कहा नहीं चलो करते हैं, आइडिया आया है तो चलो वॉलंटियर्स को बताते हैं। तो मैंने एक वॉलंटियर को बताया, उन्होंने दूसरी को बताया, ऐसे करके लेवल अप होते होते वो आश्रम तक पहुंच गया, स्वामी तक पहुंच गया आइडिया, स्वामी को पसंद आया। फिर वो हमने शंकरन पिल्ले वीडियोस बनाना शुरू किए। फिर क्या हुआ, 3 महीने मैं लगातार कंटिन्यूसली शांभवी महामुद्रा कर रही हूँ। अभी क्या होता है ना, आप अध्यात्म के रास्ते पे जब होते हो, लोगों को ये समझा पाना आप क्या कर रहे हो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज मतलब मेरे लिए तो था। अब मैं अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने इन-लॉज को नहीं समझा पा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी को नहीं समझा पा रही हूँ मैं कर क्या रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैंने क्यों ये चूज किया है। और यू नो, और दूसरी चीज क्या है ना, आप नॉर्थ में स्पेशली अगर आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है, ये कोई उम्र है बाबा लोगों को फॉलो करने की, पागल हो गए तुम, मतलब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है। अभी उनको कोई समझाए कि भाई जाके तुम एक बार महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन देख लो कि वहां कौन आता है, किस जनरेशन के लोग आते हैं, कौन है जो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन है जो अटेंड कर रहे हैं। किसी ईशा प्रोग्राम में आप जाके देखो कि वहां यूथ ज्यादा आ रहा है या क्या, किस जनरेशन के लोग आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, तो आपको समझ आएगा। लेकिन करो तो सही, बिना करे जज मत करो। और कुछ भी करो लाइफ में, अपनी साधना से समझौता मत करो मेरे दोस्त, कभी नहीं, कभी नहीं। वही साधना तुमको ये पावर देगी कि तुम इसको कंटिन्यू करो। साधना ही साधना करने का रास्ता दिखाती है। तो 3 महीने में क्या हुआ, एक्चुअली मुझे मेरा एक पिक्यूलियर फिजिकल फीचर था। मेरे जो राइट फुट में जो मेरा सेकंड टो है, उसका जो नेल है वो काइंड ऑफ इट वाज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, वो डिफॉर्म्ड टाइप का नेल था। तो मुझे उसे देख के हमेशा से लगता था यार ये क्या है, एंड आई इनहेरिटेड इट फ्रॉम माय फादर। उनका सेम टू सेम वैसा है, तो वो मुझे मिला। अब मैं नेल पेंट लगाती थी पैरों में, तो मुझे लगता था यार मेरी पैर तो सुंदर नहीं दिख रहे हैं, वो नेल तो मेरे, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा उस नेल पे रहता था कि ये नेल ऐसा है और मुझे ये पसंद नहीं आता है। 3 महीने में शांभवी करने के बाद उस नेल का फॉर्मेशन चेंज हो गया। मतलब that was from your kid, from your childhood, बचपन से ऐसा था? बचपन से, मतलब from birth it is there because it is something hereditary, जो मुझे अपने पापा से मिला है। बिकॉज मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो कुछ हेरिडिटरी जो जेनेटिक्स होती है you know, उसके थ्रू मुझे वो मिला है। और मैं 3 महीने बाद एक दिन मैं शांभवी करने के लिए क्रॉस लेगेड बैठ रही हूँ, मेरा ध्यान उस नेल पे गया और मैंने कहा ओ माय गॉड, इसका फॉर्मेशन कैसे चेंज हो गया। तभी मुझे समझ में आया कि शांभवी इतनी पावरफुल है कि वो आपके फिजिकल फीचर, आपके जेनेटिक्स, आपके हेरिडिटी को चेंज कर सकती है। मुझे पता होता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं उस नेल की फोटो खींच के रखती, या अपना कोई एक बाल संभाल के रखती, ताकि बाद में कोई कुछ डीएनए टेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है या कोई ऐसा टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है जिससे आप ये साबित कर सकते हो कि शांभवी कितनी पावरफुल है, तो मैं कर देती। बट मुझे पता नहीं, जब 3 महीने बाद पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज मैंने अपनी साधना को बहुत ही सीरियसली लिया, आना बहुत सीरियसली लिया। मुझे एक वो लाइफ सेवियर लगी मेरी साधना। उसको करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता था और जो लगता था बट क्या हुआ ना, शांभवी करने के बाद मेरी लॉन्गिंग और बढ़ गई। अब वो लॉन्गिंग इतनी कष्टकारी हो गई है कि मैं फोन करके स्वामी को बोल रही हूँ, स्वामी मेरे से पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं रो रही हूँ, उनको बोल रही हूँ, पता नहीं एक लॉन्गिंग है, पर कैसी लॉन्गिंग है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे याद है एक दिन क्या हुआ, मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ और मैं रोए जा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा ये लॉन्गिंग क्या है, ये मतलब कुछ चाहिए मुझे, पर क्या चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा है। और बस मैंने सदगुरु को याद किया उस टाइम, मुझे याद है। और सडनली बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कुछ मेरी बॉडी में कुछ एनर्जी राइज हो रही है फ्रॉम द बैक ऑफ माई स्पाइन, कुछ तो राइज हो रहा है। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी बॉडी मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट एंड राइट मूव कर रही है, बहुत विगरसली मूव कर रही है। क्योंकि और फिर क्या हुआ,
मुझे लगा ये क्या करूं, तो फिर मैं अंदर आई और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बेचारे उनको लग रहा है इसको क्या दौरा चढ़ रहा है। एंड उस टाइम क्या हुआ था, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर पास्ड अवे, तो उनको लग रहा था ये शायद दुख में है, ये सदमे में है, इसलिए शायद ये ऐसे कर रही है, लेकिन वो कुछ और ही था। उनको समझ में मैंने नहीं आया, मैंने बाद में बताया, तो मैंने उनको बोला भी तुम लोग, इशारे से बोला भी तुम लोग जाओ, सो जाओ, पता नहीं कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो मैं अर्ध सिद्धासन में बैठ गई और वो एक्सपीरियंस जो है वो चलता रहा। अराउंड 45 मिनट्स के बाद वो एक्सपीरियंस मेरा खत्म हुआ और मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ। और फिर ये एक्सपीरियंस बहुत फ्रिक्वेंट हो गए, ये हर कुछ मंथ में एक बार होना या 15 दिन में एक बार होना, ऐसा होना शुरू हो गया। सेम एक्सपेरिमेंट फॉर 45 मिनट एग्जैक्टली। और यूजुअली ये होते थे अराउंड 11:45, वो जो टाइम जो होता है ना, टाइम जोन जिसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इफ यू आर अ गृहस्थ पर्सन, अगर आप गृहस्थ हो, उसी टाइम जोन में ये होने लगा मेरे साथ बार बार। तो मैंने स्वामी को फोन करके बोला, स्वामी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या करूं? और उसके बाद मुझे बॉडी में बहुत पेन होता है, मेरे शोल्डर्स बहुत पेन करते हैं उसके एक्सपीरियंस के बाद। तो बोले तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो, क्योंकि मे बी कुछ एनर्जी स्टक है। वो कुछ बताया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस ये बोला जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस को होने दो, उसके बारे में सोचो मत ज्यादा, इट इज फॉर योर गुड। तो तुम उस एक्सपीरियंस को होने दो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, कुछ भी मत करो, बस उसे चलने दो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था डांस मेरा बिल्कुल बंद हो गया था, तो फिजिकल एक्टिविटी, और मुझे साइकिलिंग बहुत करती थी बचपन में, वो सब बंद हो गया था। तो ये पता नहीं शायद कुछ फिजिकल एनर्जी थी जो स्टक थी, जो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू सब निकल गई। अब वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते, वो शुरू के कुछ मंथ या मैं कह लूं शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट होने के 1 साल तक ये एक्सपीरियंसेस हुए। लास्ट जब हुआ था तब हुआ था जब मैंने मिस्टिक्स म्यूजिंग्स पढ़ी थी, क्योंकि सदगुरु बोलते हैं वो दैट बुक वर्क्स लाइक अ यंत्रा। तो एक पर्टिकुलर पार्ट जब मैं उस यंत्रा का पढ़ रही थी तब मुझे वापस लगा कि मुझे बैठना है, ये कुछ तो हो रहा है, कुछ मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मुझे बैठना चाहिए अर्ध सिद्धासना में। तो मैं बैठ गई और मैंने वापस से वो एक्सपीरियंस हुआ, एंड दैट वो फाइनल था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो ये एक्सपीरियंसेस होने लगे। फिर मेरे साथ कुछ और चीजें होने लगी, जैसे कि एक बार क्या हुआ, मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरे आसपास किसी ने गुलाबों का पूरा खेत उगा दिया है। इतनी तेज, इतनी स्ट्रॉन्ग रोज की स्मेल आ रही थी मेरे, मतलब मुझे, और मैं इधर उधर सुन रही हूँ कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, मेरी बेटी में से आ रही है, नहीं मेरे किचन में से आ रही है, नहीं मेरे लिविंग रूम से आ रही है, नहीं ये आ कहाँ से रही है। ऐसे सोचते सोचते मैं सो गई। सोते तक भी वो मेरी नाक पे ही बैठा, क्योंकि मेरी नाक पे बैठा हुआ है कोई, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, बट पता नहीं, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि जब आपके आसपास कोई अच्छा देयर इज अ गुड स्पिरिट अराउंड यू, और some higher being is there, तो आपको फ्रेग्रेंस ऐसा फील होती है। This is absolutely unrelated to what Isha teaches. No, I'm not saying this is something which is related to Isha. This is my personal experience which I'm sharing. अब अगले दिन मैं उठी हूँ सुबह, तो मैंने अपनी हमारे मंदिर में, मेरे मंदिर में मैंने आदियोगी रखे हुए हैं, छोटे से जो आते हैं ना अपने, वो रखे हुए हैं। तो मैं मंदिर में दिया लगाने गई हूँ, सुबह अपनी साधना करना है, मैंने नहाया, मैं दिया लगा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरे आदि योगी जो है वो अपनी जगह से हिले हुए हैं, थोड़े मूव्ड हो गए। तो जब मैंने उन आदि योगी को उठा के देखा तो वहां पे एक पडल बना हुआ था पानी का। अच्छा। और मेरे मंदिर में पानी नहीं रखती थी मैं उस टाइम तक, मतलब देयर वाज नो ट्रेस ऑफ वाटर, कोई सोर्स नहीं था वहां पानी का। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे घर में ऐसा फ्रेग्रेंस आना, और मेरे आदि योगी को जब मैं देख रही हूँ डिसलोकेटेड अपनी जगह से मूव्ड है, वहां पे पडल है पानी का, ये क्या है। तो मैंने फिर कहीं पढ़ा था कि जिन लोगों के घर में देवी गुडी है, जो देवी घर में लेकर आए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हायर बींग्स होते हैं, वो उस यंत्र को यूज करके दे यूज इट, एंड व्हेन दे लीव तो वहां पे एक पडल ऑफ वाटर होता है, छोटा सा पानी का एक पूल जैसा रहता है। अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे रिलेट करना है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ। रात में इतनी भयंकर फ्रेग्रेंस, जैसे कि किसी ने मेरी नाक के ऊपर फूलों का गुलदस्ता रख दिया हो, गुलाब के फूलों का। और अगले दिन एक पडल मिलना मेरे मंदिर में, और ध्यानलिंग का फोटो भी था वहां पे, और आदि योगी थे। देवी नहीं थी तब तक मेरे घर में, अभी मेरे पास एक देवी का छोटा सा फोटो भी है। हाँ। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होने लगे मुझे, काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। तो उस टाइम क्योंकि कोरोना चल रहा था, हम कोई फिजिकल प्रोग्राम में जा नहीं सकते थे, तो जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते थे मैं वो सब अटेंड करती थी। फिर चाहे वो आनंदलय हो, फुल मून फ्लर्टेशंस हो, मैंने सारे अटेंड किए, सारे।
और उस बीच बहुत सारे इस शुरू के 1 साल में मैंने फिर वही बहुत ताने सुने, क्या कर रहे हो यार, ये बाबाओं को क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या होता है। वही जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ में अगर आप किसी को बताओ कि आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो उनका पहला रिएक्शन, मैं ये नहीं बोलूंगी वो गलत है, वो लोग, उनका एक्सपीरियंस ही रहा है, उनको सारे कॉनमेंट मिले उनकी लाइफ में, तो उनको ये लगता है कि दुनिया के जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं वो कॉनमेंट ही है। तो मेरे लिए आज भी लोगों को समझा पाना, मैं अपनी फैमिली को ही नहीं समझा पाई हूँ, तो बाकी लोगों को तो मैं क्या ही समझाऊंगी। लेकिन मैं ये बोलूंगी, आप करके देखो, बिना करे जज मत करो, कुछ मत करो तो इनर इंजीनियरिंग ही कर लो। लोग पूछते हैं इज इनर इंजीनियरिंग वर्थ इट, पहले करो और फिर समझो इफ इट इज वर्थ इट और नॉट। करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं इसको समझने का, करोगे तो समझ आएगा। फिर धीरे धीरे क्योंकि आश्रम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। मुझे याद है स्वामी ने ही मुझे बोला था, आप वैसा करना, फिर बात करो एक बार, दैट्स व्हाई आई कांटेक्टेड यू दैट टाइम। उस टाइम जब मैं शंकरन पिल्लई वीडियोस बनाती थी, तो उन्होंने मुझे बोला, स्वामी ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला कि आप शंकरन पिल्लई तो करती हो, ठीक है, अब एज नेहा भी स्क्रीन पे आओ, व्हाट यू आर, वो जो तुम रियल में हो वो भी दिखाओ लोगों को, और वैसा कुछ करो जिसमें तुम अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हो, तुम बता रही हो तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो फिर मैंने अपने आप को, पहले मैंने सोचा था मैं कभी एज एन यहाँ स्क्रीन पे नहीं आऊंगी, मुझे अपनी आइडेंटिटी से कोई मतलब वो मोह छूट गया था मेरा। और है ना, मैं ये कहूंगी, मैं अभी अपनी लाइफ के जिस पड़ाव पर हूँ इस वक्त, अगर मैं आज मर भी गई ना तो मैं बहुत सेटिस्फाइड मरूंगी। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो मैंने अपनी पूरी लाइफ ढूंढा है, वो सेटिस्फैक्शन है ये। आज मैं उतनी सेटिस्फाइड हूँ जो मैं कर रही हूँ लोगों तक। मेरा यही एम है कि सदगुरु का जो काम है उसे मैं जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं पहुंचाऊं, ये मेरा एम है। तो अभी इस वक्त मैं जो कर रही हूँ, थैंक्स टू सदगुरु, उन्होंने मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ इतनी बदल दी कि आज अगर सच में मैं मर भी जाऊं ना, मुझे कोई गीला शिकवा नहीं है। मैं इतनी सेटिस्फाइड मरूंगी कि मेरे लिए वही मतलब मोक्ष है, कि मैं ये करके करते करते मर गई, मेरे लिए यही सेटिस्फेक्शन होगा। मैंने इस काम को इतना सीरियसली लिया है कि मेरे लिए सब कुछ साइड है अभी। ऑब्वियसली मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी साधना, मेरा कंटेंट क्रिएशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती साधना में। मैं मेक श्योर करती हूँ मैं अपनी साधना मॉर्निंग में करूँ। अगर मैं अपनी साधना मॉर्निंग में नहीं कर सकती हूँ तो मैं अपना पूरा दिन ऐसे प्लान करती हूँ कि एटलीस्ट मैं शाम को अपनी साधना कर पाऊँ। इनिशियली अभी हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि मुझे क्या चैलेंजेस आए जब मैंने इनर इंजीनियरिंग करने के बाद शांभवी प्रैक्टिस, क्योंकि हम शुरू में मंडला पीरियड में होते हैं, हमको 2 बार शांभवी करनी रहती है। right. उस टाइम तक मेरी शादी के पहले मैं अंडरवेट थी, लेकिन शादी के बाद मैं बहुत मेरी फूल गई एकदम से गुब्बारे की तरह। तो एक तो ये चीज हुई, शांभवी महामुद्रा प्रैक्टिसिंग से 3 महीने में मेरा वेट बहुत कम हो गया। मतलब जो मेरी बॉडी में जो फैट था वो सब चला गया अपने आप, ठीक है। तो वो जो मेरा फैट के साथ स्ट्रगल था वो शांभवी की वजह से कम हुआ। लेकिन शांभवी करते करते मुझे जो मेरी ये हैबिट थी कि मुझे दिन में 4 बार खाना है, एक बार मॉर्निंग में खाना है, फिर दोपहर में खाना है, फिर शाम को स्नैक्स भी चाहिए और फिर रात को खाना भी खाना है। अभी 2 बार शांभवी कर रहे हैं, 4 घंटे का गैप रखना है, कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। अभी सुबह भी करना है, जल्दी उठना है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि सुबह करोगे तभी तो शाम को करोगे ना। 2 बार करना है, कैसे करोगे? एक बच्चा है आपका छोटा, सब था, मतलब हाउस हेल्प थी, मेरा पति का भी सपोर्ट था, लेकिन बहुत सारी चीजें आप खा नहीं सकते। वो तो क्या होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने सुबह शांभवी करी है, अब मैंने एक बार खा लिया है, मैं अराउंड बिटवीन 10 to 11 खा लेती थी, मेरा ब्रंच टाइम होता था। अभी भी वही है मेरा ब्रंच टाइम। तो अब उसके बाद जैसे ही 2 बजे 3 बजे तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने अपने आप को साइकोलॉजिकली वैसा बना के रखा है ना। अभी मुझे 2 बज गए 3 बज गए, मैंने खाना नहीं खाया, तो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है। आप सोच रहे हो कि अरे खाना नहीं खाया, आप तो मर ही जाएंगे यार, कुछ नहीं होता ऐसा। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने खाने को इतना बड़ा कंपल्सन बना के रखा है अपना। खाना इतना कंपल्सिव हो गया आपके लिए कि अगर आप नहीं खाओ तो आपको लगता है हमें कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है।
तो ये मेरे लिए, ये मेरा स्ट्रगल चला, मतलब जब मैं मंडला पीरियड में थी तब तक ये स्ट्रगल चला है। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि अभी मैं दिन में सिर्फ 2 बार ही खाती हूँ। एक बिटवीन 10 to 11 मेरा ब्रंच होता है, उसके बाद शाम को 7:30 के आसपास मेरा डिनर टाइम होता है। क्या खाती हूँ, क्या कब खाती हूँ, कब सोती हूँ, कितना सोती हूँ, वो सब चेंज हो गया है। और अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूँ 2 साल पहले जैसे मैं थी और 2 साल बाद अब मैं जैसी हूँ, तो मैं तो पहचानूंगी नहीं यार उस बंदे को, कौन है ये लड़की। ऐसी सिचुएशन हो गई। तो ये खाना बहुत बड़ा स्ट्रगल था, मतलब साइकोलॉजिकली जो आपको लगता है कि खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हमारी बॉडी ही हो जाएगी, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने मिले। दूसरी चीज वही, लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल है। हम 2 बार साधना करते, क्या साधना, कैसी साधना, इसमें हम हमारे गुरु ने इनिशिएट किया है तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती। क्या इनिशिएशन क्या होता है, कौन सी प्रैक्टिस। अब उनको क्या लगता है लोगों को, ये कमरा बंद करके क्या करती है, ऐसा कौन सा ये ब्लैक मैजिक कर रही है जिसके लिए इसको कमरा बंद करके करना पड़ता है, वो भी दिन में 2 बार। ऐसा क्या हो रहा है, और अंदर से ओम ऐसी आवाजें आ रही हैं, क्या हो रहा है मतलब। तो मतलब ये मतलब मेरे लिए ना, मतलब मुझे थोड़ा इस चीज में मतलब ऐसे सोसाइटी को फेस करना, मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, आंसरेबल होना, ये सोच के मुझे बहुत मतलब मैं डर जाती हूँ कि मैं क्या बोलूं लोगों को। मतलब ये मुझे जज कर रहे हैं लोग, मेरे लिए वो बहुत बड़ा फियर है, फोबिया है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं कि मैं ये करती हूँ और लोगों को लगता है अच्छा तुम तो स्पिरिचुअल पाते हो ना, ये कपड़े, ये बाल और ये मेकअप और ये कंटेंट क्रिएशन, ये सब क्यों करती हो। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो मतलब पैटर्न्स जो बने हुए हैं ना, विवेक बिंद्रा जी हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि हमारे पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हैं कि उनसे बाहर निकल पाना हमारे लिए मुश्किल है। सपोज कोई आप में से, वो बोलते हैं, एक शो देखा था मैंने जिसमें वो बोल रहे थे, आप में से कितने लोग मानते हैं कि गाय दूध देती है। हम मानते हैं गाय दूध देती है? नहीं, गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। अब ये पैटर्न इतना इम्प्रिंटेड है दिमाग पे कि गाय दूध देती है, नहीं, हमें ये पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। वैसे ही मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको ये पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी कि गुरु होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं आपको किसी प्रोसेस में जो कि आपकी लाइफ बदल सकती है। उनके पास कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को एक डीपर मीनिंग दे सकते हो, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से फॉर गुड ये चेंज कर सकती है। और अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बचते फिरो। ये अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बुढ़ापे में ही करनी है। और ऐसे स्टेटमेंट जब अपने क्लोज्ड वंस से आते हैं ना, आपके आसपास के लोग बोल रहे हैं क्या कर रही है तू, क्या कर लिया तूने, मैं उनको कैसे समझाऊं, यही तो वो चीज है जिसके लिए मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। भाई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करना जो मैं कर रही हूँ। आई एम इन लाला लैंड, मैं जो कर रही हूँ उसकी वजह से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ये समझा पाना लोगों को। मैं एक ईशा मेडिटेटर हूँ, मैं एक वॉलंटियर हूँ, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज, ओ माय गॉड क्या कर देती है तुम्हारे साथ में। मतलब एक वॉलंटियर बनना अगेन आई फील इज लाइक बीइंग अ मदर टू द वर्ल्ड। आप जब वॉलंटियर बन जाते हो तो आपका ये बीइंग अ मदर टू द वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। तो हर बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा है कि मुझे सदगुरु के आसपास होना मेरे लिए एक ख्वाहिश है अभी भी। इतनी बार मैं उनके पास जा चुकी हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे सारे प्रोग्राम्स में जिनमें मैंने वॉलंटियरिंग की, वो ऐसे ही मिले जहाँ सदगुरु वहां बैठे तो मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं हमेशा उनके इतने पास रही, हमेशा। तो जब मुझे याद है अभी जनवरी में जो हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रिट्रीट हुआ, उसके बारे में मुझे पूछना था। तो उसमें क्या हुआ, उस टाइम तक क्या हुआ था उस प्रोग्राम के बारे में जब मुझे पता चला, तब तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बेंगलोर का जो योगेश्वर लिंग कॉन्सेक्रेशन होगा उसमें मैं जाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक मुझे SMI रिट्रीट के बारे में कुछ नहीं पता था। अब एक हमारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे हैदराबाद में, जो वॉलंटियर है, उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और हम तुम्हारा नाम दे रहे हैं कि तुम आ रही हो वॉलंटियरिंग करने। तो मैंने उसको हल्के में ही लिया, उनका ठीक है, मतलब जाऊंगी तो नहीं मैं,
पर ठीक है, मतलब ना मैं बोल नहीं पाती हूँ। मुझसे ना नहीं बोला जाता। अगर आप कोई मुझे आके ये बोलेगा अब तुम कुएं में कूदोगी, तो मैं उसमें भी ना नहीं बोल पाऊंगी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। तो मैं ठीक है ना, चली जाऊंगी मैं। तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है अब मैं क्या करूं। मैंने हाँ तो बोल दिया, मुझे लग तो नहीं रहा है कि मैं जा पाऊंगी। सिचुएशन ऐसी है, अपनी छोटी बच्ची को मैंने अब तब तक अपनी बेटी को कभी छोड़ा नहीं था अकेले, मतलब 3-4 दिन के लिए। तो मेरे लिए वो एक एज अ मदर एक अलग स्ट्रगल था कि मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ के जाऊं अपने पति के भरोसे। हालांकि सब है, मतलब मेरे घर में हाउस हेल्प है, कुकिंग के लिए है, सब काम के लिए है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ दूं। लेकिन पता नहीं वो फिर मुझे अचानक से हिट हुआ, ये कॉलिंग है, फिर से एक कॉलिंग है, सदगुरु बुला रहे हैं। तो मैंने अपने बैग रेडी किया। उस टाइम मुझे बहुत ही सीरियस कुछ इन्फ्लुएंजा हो रखा था, तो मैं इतनी ज्यादा वीक हो गई थी। और मैंने उस टाइम ये भी कर रखा था अपना, क्या बोलते हैं यार उसको, अंगमर्दना। अब अंगमर्दना मैंने कर लिया। ठीक है। अब मैं छोड़ती तो हूँ नहीं कोई चीज, मैंने कर ली। अब मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई है उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से कि मैं शांभवी और अंगमर्दना साथ में नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ब्रेक किया उसको। सुबह मैं शांभवी करती थी, शाम को अंगमर्दना करती, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा मंडला तो एटलीस्ट मैं पूरा करूंगी। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई उसको, लेकिन मैंने 40 डेज अपना 42 डेज का मंडला पूरा किया। और वो जब मैं SMI रिट्रीट में गई वहां, तो वो मेरा लास्ट डे था मंडला का। तब तक मैंने किया उसको, मतलब मैंने कंटिन्यू करा वहां पे भी। मतलब मैंने जैसे मेडिसिन खा के, मैं मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ कर कुरा के मैंने अपने आप को इतना स्टेबल बना दिया कि मैं जा सकूं वहां तक। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं बहुत वीक हूँ, मतलब कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मालूम है ये कॉलिंग है। तो अगर सदगुरु ने बुलाया तो मैं जाऊंगी, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं जाऊंगी। तो मैं गई। अब क्या हुआ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रिट्रीट 2 पार्ट में थी। तो जो पहला पार्ट था वो मीडिया चैनल्स के लिए था बेसिकली, और सेकंड पार्ट में जिसमें मैं वॉलंटियरिंग कर रही थी, वो 2-3 दिन, उन 2-3 दिन में हमने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था। इंस्टाग्रामर्स थे, लिंक्डइन के लोग थे, और यूट्यूबर्स थे। तो मैं तेलंगाना के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वॉलंटियरिंग कर रही थी। तो मैं वहां गई। हमको पता चला कि जो हमसे पहले वाला जो प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि वो हॉल है जो अपना, जब स्पंदा हॉल है ना, वहाँ कौन सा हॉल है वो जो हम वेलकम पॉइंट से हम आगे आते हैं और फिर लेफ्ट में जाते हैं। हाँ, स्पंदा हॉल। तो वो इतना बड़ा हॉल है, वहां पे प्रोग्राम हो रहा है। अब मैंने फोटोज देखे कुछ कि वॉलंटियर्स जो हमारे हैदराबाद वाले वॉलंटियर्स थे, उनके सबके सदगुरु के साथ में फोटो थे। तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मुझे फोटो से नहीं लेना देना, मेरा ये था कि सदगुरु के इतने पास होना, कितना फॉर्चुनेट है यार ये लोग। क्या हमको भी ऐसा मौका मिलेगा क्या, जब हमारा रिट्रीट खत्म होगा तो क्या हम वॉलंटियर्स, हमको भी मौका मिलेगा फोटो खींचने का? ऐसा सोचती रही मैं। अब जब हमारा लास्ट डे था, मतलब हमारा वाला प्रोग्राम 2 दिन चला, तो सेकंड डे पे हमारा सदगुरु के साथ में सेशन था इन्फ्लुएंसर्स का और वॉलंटियर्स का। तो मुझे पता चलता है कि हमारा वाला जो प्रोग्राम है वो अंदर होने की बजाय बाहर होने वाला है। अच्छा। बाहर मतलब जहाँ पे आप वो डाइनिंग के लिए लगाते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं वगैरह वगैरह, दोनों साइड में थोड़ा ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहां पे होना हमारा प्रोग्राम। अब मैंने बोला यार चलो अच्छा है, कितने पास रहेंगे सदगुरु। हॉल में होता तो कितनी पीछे वॉलंटियर्स बैठते और सदगुरु कितना आगे बैठते, कितनी दूर होते। अभी एटलीस्ट हम इतने पास में रहेंगे कि वो वहां बैठे हुए हैं और मैं इस तरफ बैठी हुई हूँ, मैं इतना पास तो उनको कि मैं उन्हें अच्छे से देख लूं, मैं ऐसा सोच के खुश हो रही हूँ। पता नहीं कैसे सब अरेंज हुआ। एक वॉलंटियर ने आके मुझे बोला, अक्का मैंने आपके लिए जगह यहाँ पे रोक रखी है, आप यहाँ बैठो। और मुझे सबसे आगे वाली जगह मिल गई बैठने को। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं सदगुरु को देखूंगी, वो क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब पता नहीं। मैं खो जाती हूँ जब सदगुरु को देखती हूँ, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मतलब मैं ऐसे जोन में मतलब चली जाती हूँ, पता नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आता। वो उनके शब्द जो निकल रहे हैं मुझे एक्चुअल में मेरा कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है। अब क्या हुआ, मैं एक दिन पहले ही ना, मतलब हाँ, फिर इस दिन क्या हुआ, मतलब मैं बैठी हुई जैसे तैसे संभाल के। मुझे अंदर से तो वीकनेस हो रही है, क्योंकि मैं अभी एक वायरल इन्फेक्शन से उठकर आई हूँ। मैं वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, हम उनको पूरा आश्रम दिखा रहे हैं, आश्रम के बारे में बता रहे हैं, प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं।
तो थक गई थी मैं बहुत उस टाइम तक। दोपहर का टाइम था, हमारा सेशन चल रहा था सदगुरु के साथ में। अब पूरा सेशन खत्म हो गया, सदगुरु हमारी तरफ आ रहे हैं और सदगुरु हमारी तरफ आ रहे हैं और जहां मैं बैठी हूँ वो वहां आके खड़े हो गए। ठीक है, मेरे सामने खड़े हैं सदगुरु और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। कुछ सवाल लेके गई थी मैं इस इन्फ्लुएंसर्स रिट्रीट में उनके लिए, तो मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही हूँ और वो मुझे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बाकी लोगों ने भी नोटिस किया कि सदगुरु कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे, आंखों आंखों में कुछ बता तो रहे थे तुम्हें। तो मैंने बोला हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके गई थी जिनका उन्होंने आंसर दिया है मुझे उस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जैसे ही मैंने बो डाउन किया उनको, वो फोटो क्लिक हो गई। हाँ, वो फोटो मैंने देखा। हाँ, तो अब उसी दिन रात को मैं बोल रही हूँ अन्ना को, पंकज अन्ना यार, अपने पहले वाले इन्फ्लुएंसर्स रिट्रीट में इन लोगों को ना कितना अच्छा मौका मिला, ये लोग सब गए और सदगुरु के साथ में फोटो है इनका। यार हम लोगों का फोटो ही नहीं है, मुझे तो फोटो चाहिए था एक सदगुरु के साथ में। एक्चुअली वो फोटो इसीलिए चाहिए था ताकि मैं उसे संजो के रख सकूं कि मैं उनके इतने पास थी, उनके ऑरा में इतने मेरे मौका मिला इतने पास आने का। अगले दिन मुझे कोई बता रहा है, अक्का आपने ईशा फाउंडेशन वाला वो चेक किया क्या पोस्ट, उसमें आपका फोटो इन्फ्लुएंसर रिट्रीट वाले है। मैंने कहा ओह माय गॉड। मैंने अन्ना को मैसेज किया, अन्ना देखो मैं कल ही आपको बोल रही थी कि मुझे एक फोटो चाहिए था। मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि वही होता है, अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो ना, तहे दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में। film diary is this? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। हाँ। पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। हाँ। तो मैं ये कहूंगी सदगुरु का इतना ग्रेस है, मतलब कि वो जब मैंने उन्हें पुकारा है वो आए हैं, जब भी मैंने उन्हें याद किया है उन्होंने मुझे दर्शन दिए। सही। और मैं एक बहुत ही फेमिनाइन फीमेल हूँ, मतलब मुझे सच बताऊं, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी ऐसा दिखाने का कि मैं बहुत ही मस्कुलाइन फीमेल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ फीमेल। मतलब एक समय था जब मैंने स्ट्रगल किया है बीइंग अ फीमेल, लेकिन मैं ये अगर कोई फीमेल व्यूअर्स है या इवन मेल व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी या सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि फीमेल होना, एक फेमिनाइन फीमेल होना मतलब एक मल्टीटास्कर होना। और ये क्वालिटी भगवान ने फीमेल्स को ही दी है, मेल्स को नहीं दी है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करो, क्योंकि आप बच्चा भी संभाल सकती हो, आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकती हो, आप उसकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी अटेंड कर सकती हो, आप रिलेटिव्स को भी देख सकते हो, ये वो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, उसके पास है ही नहीं ये क्वालिटी। मेल्स की क्वालिटी अलग है, फीमेल की क्वालिटी अलग है। तो मैं ये बोलूंगी, आप मेल बनने के चक्कर में मत रहो। मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपने बच्चे का ध्यान रखना अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये मैं समझ गई हूँ, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद, इतनी साधना करने के बाद, सदगुरु के इतने वीडियोस देखने के बाद, अध्यात्म के मार्ग पर 2 साल तक चलने के बाद मुझे समझ आ गया है कि बीइंग अ फीमेल इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है एक फेमिनाइन फीमेल होना। मुझे मस्कुलाइन फीमेल बनने का कोई शौक नहीं है। मतलब एक फीमेल की क्वालिटी होती है, कहते ना कि काफी फीमेल्स ये शिकायत करती है, क्यों वो बाद में खाए, क्यों पहले नहीं खाए, और या वो हर चीज कॉम्प्रोमाइज क्यों करे। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, शी इज जस्ट बीइंग अ मदर टू द वर्ल्ड। आई एम बीइंग अ मदर टू द वर्ल्ड। आई केयर अबाउट अदर्स बिफोर आई केयर अबाउट माई सेल्फ। मैं दूसरों के बारे में पहले सोचती हूँ कि मैं अपने बारे में सोचूं, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचती हूँ जब मैं दूसरों के लिए पहले कुछ कर लूं। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरी क्वालिटी अपने आप, मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि नहीं, पहले मैं अपने बच्चे को तो खिला दूं, पहले मैं अपने पति को तो खिला दूं, फिर मैं खाऊं, नहीं तो ये निवाला मेरी हलक से नीचे ही नहीं उतरेगा। अगर मैं कुछ सपोज मुझे अपना कोई काम, मेरे हस्बैंड को कुछ काम है, मुझे भी कुछ काम है। अभी ये भी होते हैं, ये भी कमेंट्स आते हैं कि वो जो कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड जो कर रहा है, तो पैसा आ रहा है ना घर में, तुम जो कर रही हो उससे पैसा आ रहा है क्या? या उतना आ रहा है क्या, या इतना आ रहा है क्या? यार उनका गोल अलग है, मेरा गोल अलग है।
वो मेरे लिए कर रहे हैं, तभी तो मैं लोगों के लिए कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए ऑलरेडी भगवान ने ऐसी मुझे ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द फाइनेंसेस। एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अगर आपका हस्बैंड कुछ काम कर रहा है और वो पैसे कमा रहा है जो कि आप यूज कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो एक कंपेनियनशिप है ना। अगर वो कमा रहा है और पैसे ला रहा है तो उससे मेरा और मेरे बच्चे का भी पालन पोषण हो रहा है, उसका भी हो रहा है। ठीक है, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, मैं उनकी फैमिली का ख्याल रखती हूँ, मैं उनका ख्याल रखती हूँ, मैं घर का ख्याल रखती हूँ। इट्स अ कंपेनियनशिप, उसमें कुछ कम या ज्यादा नहीं है। और मैं अपना कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, मतलब मेरे हिसाब से मैं ये अपनी सोसाइटी के लिए भी कर ले रही हूँ और मैं अपने घर फैमिली के लिए भी कर रही हूँ। तो मुझे तो ये चीज बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। एंड आई एम प्राउडली सेइंग दिस। मुझे पसंद है कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं, मुझे पसंद है कि मैं खुद खाऊं, उससे पहले मैं अपने बच्चे को खिलाऊं, अपने पति को खिलाऊं, या मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आया तो मैं उससे पहले खिलाऊं, बाद में मैं खाऊं। मुझे ये अच्छा लगता है। और ये मैं आज के जमाने की औरत हूँ, मैं कोई 80 साल पुरानी बुढ़िया नहीं हूँ, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ और मैं ये बोल रही हूँ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। अभी तक फिलहाल मतलब मेरे को इतना ही मतलब समझ आया कि मैं लोगों को इतने बता पाऊं। अगर आप व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा कर दो पॉडकास्ट, लाइक आपने मुझे कोई प्रश्न ही नहीं करना पड़ा। यू हैड अ सच ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग। मेरा हिंदी क्यों नहीं आ रही? आपको इतना सुंदर रीति था प्रेजेंट करने का। मुझे कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। मैंने एक्चुअली बीच में हिंदी की क्लासेस भी ली थी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज पे मेरी मातृभाषा पे और थोड़ी बहुत संस्कृत पे भी ग्रिप अच्छी है, तो मैंने बीच में हिंदी और संस्कृत के क्लासेस भी लिए। तो हमारी सोसाइटी में बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी एज अ सेकंड ऑप्शन चूज किया, सेकंड लैंग्वेज चूज किया है। तो वो मेरे घर में आते थे, मैं उन्हें ट्यूशंस भी देती थी। तो उससे मुझे अच्छा लगा हिंदी पढ़ाना बच्चों को, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, तो मुझे अच्छा लगता था। मतलब मैं लाइफ में शांभवी महामुद्रा के बाद एक कंप्लीटली यस टू लाइफ हो गई हूँ। पहले मेरा क्या होता था, मैं हर चीज में डरती बहुत थी बचपन से ना। मैं कहूंगी मेरे पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से हुई, मैंने डरना सीखा लाइफ में बचपन में। कुछ भी करने से पहले डरना, अगर ऐसा हो गया तो, ये करने का और वैसा हो गया तो। वो डर अब खत्म हो गया है। और मेरी चाय छूट गई, जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंपल्शन था, मेरी चाय। ओह माय गॉड, चाय या चाय पीती थी आप पहले? पीती तो मैं दिन में 2 बार ही थी, लेकिन अगर कोई ऑफर करते तो मैं और भी पी लेती थी। और मेरे साथ ये सिचुएशन थी, अगर मुझे सुबह उठ के चाय नहीं मिले तो मेरे को खतरनाक हेडेक होता था। अच्छा। शाम में चाय नहीं मिले तो खतरनाक हेडेक होता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ड्रेन हो रही हूँ, मुझे चाय दो, चाय, इतना बड़ा कंपल्शन था। लेकिन वो छूट गया, मतलब पता नहीं कैसे। और मैं ये कहूंगी मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे कुछ हैबिट्स मेरे पापा की हैं, जो मैंने उनसे ली हैं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। पहली चीज, मेरे पापा के अंदर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। उनको कुछ करना है तो करना ही है। तो मेरे साथ भी वही है, कुछ करना है तो करना ही है, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, करना है तो करना है। बस डिसाइड कर लिया, करना है तो करना है, फिर मैं अपनी जी जान से वो काम करूंगी। और दूसरी चीज, वो सदगुरु के तो मतलब उतने बड़े फैन नहीं है, लेकिन मैंने उनको बचपन से सुबह जल्दी उठ के योगा करते हुए देखा, और वो बहुत कंसिस्टेंट थे, डेली करते थे। 1 घंटा 2 घंटा उनका, क्योंकि हम लोग उस टाइम वो स्वामी रामदेव का प्रोग्राम आता था आस्था चैनल पे। अच्छा। तो वो सुबह उठ जाते थे, क्योंकि वो जल्दी उठते हैं। वो सुबह उठ के 1-1.5 घंटे उनका चलता था। तभी मुझे पता चला कि प्राणायाम कुछ होता है, योगा कुछ होता है, आयुर्वेदा कुछ होता है। मेरी मम्मी का इतने साल पुराना एस्थमा क्योर हो गया सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से, जबकि उनको सिवियर अटैक्स आते थे। उनको मतलब ऐसा था कि उनको एक इनहेलर वो अपने पास रखती थी बेड पे, और एक इनहेलर वो अपने पर्स में रखती थी। इतना सिवियर एस्थमा था उनको, वो चला गया आयुर्वेदा से। तो ये बैकग्राउंड, जब मतलब थोड़ा ये बैकग्राउंड ऐसा था जिसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली है। हालांकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर सपोज मैं बीमार हो गई आज, तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, कोई नहीं मत कर साधना, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं करेगी तो। और मुझे लगता है अरे नहीं किया तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर नहीं किया, मतलब लोग कहते हैं ना थोड़ा करना मुश्किल, साधना के लिए टाइम निकालना मुश्किल है। मेरे लिए साधना ना करना मुश्किल है। मैं अपने आप को साधना से दूर नहीं रख सकती।
ऐसा है मेरा और मेरी साधना का और कनेक्शन। और मैं शांभवी महामुद्रा जब करती हूँ ना तो मैं सबसे पहले तो बाउ डाउन करती हूँ इस प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस इसने मुझे जो दिया है, इतना ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर इस प्रोसेस के लिए। तो मैं सबसे पहले तो नमन करती हूँ साधना को, शांभवी महामुद्रा को, कि आपने इस प्रक्रिया ने मुझे जो बनाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये कहूंगी कि हमारी लाइफ में मतलब एक लेसन जो मैं देना चाहूंगी व्यूअर्स को, प्लीज हैव ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू हैव। हमारा जो कल्चर इस तरह से डेवलप हुआ है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हमने हमेशा उसे विद ग्रेटिट्यूड देखा है। अग्नि देव, वायु देव, क्यों? ताकि हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड रहे। वो ग्रेटिट्यूड खत्म होता जा रहा है, मैं देख रही हूँ आजकल की जनरेशन में। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे ऐसे, लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं और खाना बनाते हैं, ये फेंका, वो फेंका, फेंका ट्विस्ट टर्न और खाना बना के रख दिया। कहाँ है ग्रेटिट्यूड? मतलब यूजुअली ये वेस्टर्न वीडियोस हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगी, उनको शायद नहीं पता कि हमारे कल्चर में ऐसा होता था, या हम कल्चरली हर चीज को बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ देखते हैं। बट मैं बोलती हूँ कि ये चीज मत करो। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, खाने को ग्रेटिट्यूड के साथ देखो, जो हवा आप ब्रीथ कर रहे हो, जो एयर ब्रीथ कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ देखो। आपके पास जो भी है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। नहीं, धन्यवाद नेहा का। तो अगर दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपका कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो कौन सा चैनल रहेगा सबसे अच्छा आपसे संपर्क करने के लिए? और कौन से चैनल होंगे आपसे संपर्क करने? यूट्यूब और फेसबुक पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है सदगुरु सिंप्लीफाइड। हाँ। तो आप वहाँ पे मेरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा है जो मैं सदगुरु सिंप्लीफाइड पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि इस नाम में सदगुरु का नाम जुड़ा हुआ है इस चैनल के नाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही डिग्निफाइड वे में मैं यहाँ पे कंटेंट ऑफर करती हूँ। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल साइट देखना चाहते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो सदगुरु सिंप्लीफाइड पे नहीं है, तो आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल जो कि है नेहा के _आर्टिस्ट, उस पे जाके देख सकते हैं। मेरा कंटेंट क्रिएशन करने का एक ही मोटो है कि मैं सदगुरु की बात को, सदगुरु के ज्ञान को, सदगुरु के शब्दों को जितना हो सके सिंप्लीफाई करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। बस यही मेरा एम है। आई एम नॉट बिहाइंड मनी, आई एम नॉट बिहाइंड फेम, आई एम नॉट बिहाइंड एनीथिंग। और मेरा बस यही एक मोटो है कि अगर कोई मुझे कल को मेरे बारे में अगर सुने या जाने, तो उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आना चाहिए, ये वही है ना जो सदगुरु के बारे में बात करती है। जिस दिन ऐसा हो गया, मैं समझ लूंगी हाँ, ये मेरा जो मेरी जर्नी, मैंने जिस पर्पस के साथ में ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, वो पूरा हो गया। ब्यूटीफुल का। तो जाने से पहले आप दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे या सदगुरु सिंप्लीफाइड को यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे नेहा के _आर्टिस्ट को फॉलो कीजिए। अब तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, नहीं फॉलो के मेरा चैनल फॉलो कीजिए। अन्ना को फॉलो कीजिए। मैं फॉलो करती हूँ। मतलब मेरी जर्नी, जब मैंने सोचा था इस बारे में कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगी, तो आपका कंटेंट देखा था मैंने, आपके जो वीडियोस होते थे इनर इंजीनियरिंग के बारे में, और प्रोग्राम्स के बारे में, या प्रिपरेशन कैसे करनी है, आश्रम के बारे में, वो सब वीडियोस बहुत देखती थी मैं। तो मुझे अन्ना से बहुत इंस्पिरेशन मिली है। और अन्ना बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो कंटेंट क्रिएशन में हैं रिलेटेड टू ईशा, उनके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए तो गॉडफादर है वो। तो मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के और मेरे बारे में बात की, मुझसे बात की। इसके लिए मैं अन्ना को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अक्का, थैंक यू, धन्यवाद अक्का, थैंक यू सो मच। सो नमस्कार अक्का।